अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। आइए मोहिउद्दीन नवाब की एक नई कहानी सुनते हैं जिसका उन्वान है कच्चे रिश्ते। तो आइए शुरू करते हैं। महबूब अली बड़ी हैरानी से वो तमाशा देख रहा था। स्टेज पर खड़े हुए आदमी ने पहले अपने सर पर एक अंडा रखा था, फिर इस सर पर एक लंबी हैट पहन ली थी। दूसरे इलम में जब उसने हैट को सर से उतारा तो जहाँ अंडा रखा था अब वहाँ कबूतर बैठा नजर आया। फिर वो कबूतर फड़फड़ाकर सर पर से उड़ता हुआ स्टेज से बाहर चला गया। अक्सर ऐसी शोबतेबाजियाँ देखने में आती हैं और देखने वालों को तजस्सुस में मुब्तला कर देती हैं कि जो बात नामुमकिन है वो आंखों के सामने कैसे हो जाती है। जो बात समझ में ना आए वो फ़लसफ़ा बन जाती है। जो अमल नामुमकिन तरीके से नुकसान पहुंचाए वो जादू कहलाता है। और जो नामुमकिन बात आंखों के सामने मुमकिन हो जाए और महज तमाशे और तफरीह के तौर पर हो, ऐसा अमल शोबतेबाजी कहलाता है। फ़लसफ़ा, जादू और शोबतेबाजी में एक बात मुश्तरका है और वो ये कि ये तीनों आम इंसानों की समझ से बालातर हैं। महबूब अली के आसपास इसके चचा और चचाजाद भाई बैठे हुए थे। वो तमाशे से ज़्यादा महबूब अली को देख रहे थे, इसकी हरकतों का जायज़ा ले रहे थे। इसकी हरकतें किसी मोम में से कम नहीं थीं। वो 26 बरस का एक खूबसूरत सेहतमंद जवान था, लेकिन जहन बिल्कुल बचका न था। वो तमाशा देख रहा था और बच्चों की तरह खुश हो होकर तालियां बजा रहा था और बार बार पलटकर अपने चचा से और कभी चचाजाद भाई आज़म से पूछता था, ये कैसे हो गया? आज़म ने मुस्कुराकर कहा, ये जादू है, जादू। तुम्हारी समझ में नहीं आएगा, बस देखते जाओ। महबूब ने इस तमाशे से लुत्फ़अंदोज़ होते हुए अपनी मोना को देखा। मोना इसकी बिल्ली थी, इसकी गोद में बैठी हुई थी। इसने इसे सहलाते हुए कहा, मोना, तुमने देखा कितना अच्छा कमाल दिखाया है मदारी ने। अंडे को कबूतर बनाकर उड़ा दिया। इसी वक्त स्टेज पर एक छोटा सा अलमारी नुमा डब्बा लाकर रखा गया था। शोबदेबाज तकरीर करने के अंदाज में कह रहा था, नाजरीन, आपके सामने मैं इस डब्बे को पेश कर रहा हूँ। ये देखिए, ये बिल्कुल खाली है। इसने डब्बे के दोनों पट खोले, वो बिल्कुल खाली नज़र आ रहा था। इसके दो साथियों ने डब्बे को उठाकर उलट पुलट करते हुए नाजरीन को दिखाया, फिर इसे इसी जगह रख दिया। शोबदेबाज ने कहा, नाजरीन, मैं प्रोफेसर बुखारी आपके सामने अब एक हैरत अंगेज़ कमाल पेश करता हूँ। इस डब्बे के अंदर एक कबूतर को बंद किया जाएगा, लेकिन इसने बात अधूरी छोड़ दी। स्टेज के बाहर पड़े से हाल में दूर दूर तक देखते हुए कहा, लेकिन मेरा कबूतर उड़कर कहीं चला गया है। मुझे अपना कमाल दिखाने के लिए किसी जानवर की ज़रूरत है। कोई भी जानवर हो, मैं इसे इंसान बना दूंगा। महबूब ने खुश होकर पूछा, क्या जानवर इंसान बन सकता है? प्रोफेसर बुखारी ने इसकी तरफ देखते हुए कहा, ज़रूर बन सकता है। आप अपनी ये बिल्ली ज़रा मुझे दें, मैं इसे एक प्यारी प्यारी सी नन्ही मुन्नी सी लड़की बना दूंगा। महबूब ने फ़ौरन ही अपनी जगह से उठकर बच्चों की तरह खुश होकर अपने दाएं बाएं चचा और अपने भाई आज़म को देखा। फिर आगे बढ़कर वो बिल्ली प्रोफेसर बुखारी के हवाले कर दी। प्रोफेसर इसे लेकर स्टेज के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाते हुए और तकरीर करते हुए लोगों को वो बिल्ली दिखाने लगा। इसके दाएं हाथ में एक छोटी सी छड़ी थी, जिसे वो जादू की छड़ी कहता था, और कोई भी कमाल दिखाने से पहले इस छड़ी को इस्तेमाल करता था। इसने इस छड़ी को बिल्ली के ऊपर फेरते हुए कहा, क्या तुम नन्ही मुन्नी सी प्यारी प्यारी सी लड़की बनोगी? ये कहते हुए इसने बिल्ली को अपनी बगल में हौले से दबाया। बिल्ली को तकलीफ का एहसास हुआ तो इसने म्याऊं कहा। प्रोफेसर ने नाजरीन को मुखातिब करते हुए कहा, देखिए, ये बिल्ली जवाब दे रही है। कहती है कि इसे जानवरों की ज़िंदगी पसंद नहीं है, ये लड़की बनेगी। तो आइए हम इसे लड़की बनाते हैं। ये कहकर वो अलमारी नुमा डब्बे के पास आया, इसके पट खोले, फिर इसके अंदर बिल्ली को रखने लगा। महबूब बेचैनी से ये तमाशा देख रहा था। वो खड़ा हो गया। पीछे से लोग चीखने लगे, बैठ जाओ, बैठ जाओ। इसके चचा और भाई ने इसके दोनों हाथों को दो तरफ से पकड़कर कुर्सी पर बिठाते हुए कहा,
کیا کر رہے ہو؟ خاموشی سے تماشا دیکھو۔ وہ تالی بجاتے ہوئے خوشی سے کہنے لگا، میری بلی ایک لڑکی بن جائے گی، بس میں اس لڑکی کو ہمیشہ اپنے پاس رکھوں گا، اپنے ساتھ کھلاؤں گا، پلاؤں گا، اپنے ساتھ سلاؤں گا۔ اس کے چچا نے تھپکتے ہوئے کہا، ہاں ہاں، جو چاہے کرنا، پہلے چپ چاپ تماشا تو دیکھو۔ ایسا کہتے ہوئے اس کے چچا نے کنکھیوں سے اپنے بیٹے اعظم کی طرف دیکھا۔ اعظم فاتحانہ انداز میں مسکرا رہا تھا۔ محبوب اپنی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ اس کے پیچھے والی سیٹ پر جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے اس کا یہ بچکانہ پن دیکھ رہے تھے۔ ایک نے ذرا جھک کر اس کے چچا سے پوچھا، کیا بات ہے، یہ 6 فٹ کا قداور نوجوان ہے، صحت بھی ماشاءاللہ ایسی ہے کہ باڈی بلڈر نظر آتا ہے، لیکن یہ بچوں کی طرح حرکتیں کیوں کر رہا ہے؟ اس کے چچا نے کہا، بس یہ قدرت کے تماشے ہیں، اسے ایک مکمل نوجوان کا جسم دیا ہے مگر ذہن بچکانہ دے دیا ہے، یہ بچوں جیسی زندگی گزارتا ہے۔ محبوب نے بچوں کی طرح مچلتے ہوئے کہا، نہیں چچا جی، میں بچہ نہیں ہوں، میں جوان ہوں، وہ نجو کہتی تھی۔ نجو کا نام آتے ہی اس کا چچا ایک دم سے گھبرا گیا، جلدی سے اس کا ہاتھ دباتے ہوئے کہا، بیٹے محبوب، یہاں اتنے لوگوں کے بیچ میں کسی کا نام نہیں لیتے، یہ گھر کی باتیں ہیں، خاموش رہو، دیکھو وہ تمہاری بلی کو لڑکی بنا رہا ہے۔ محبوب نے اسٹیج کی طرف دیکھا۔ بلی کو اس الماری نما ڈبے میں بند کر دیا گیا تھا۔ پروفیسر کچھ منتر پڑھتا ہوا اس ڈبے پر جادو کی چھڑی گھما رہا تھا۔ پھر اس نے پلٹ کر اسٹیج کے کنارے آ کر پوچھا، مسٹر، آپ کا نام کیا ہے؟ محبوب نے اپنی جگہ سے اٹھ کر کہا، میرا نام محبوب علی ہے۔ پھر اس نے اپنے سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، میں جوان بھی ہوں۔ اس کے بعد تمام لوگ کہے لگانے لگے۔ اعظم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا اور کرسی پر بٹھا لیا۔ پروفیسر نے پھر پوچھا، اچھا مسٹر جوان محبوب علی، تمہاری بلی کا کوئی نام بھی ہے؟ ہاں ہاں، میری بلی کا نام مونا ہے۔ پروفیسر بخاری نے کہا، واہ، بڑا پیارا نام ہے۔ اب یہ نام ایک بلی کا نہیں، ایک پیاری پیاری سی ننھی منی سی لڑکی کا ہوگا، اور وہ لڑکی اب آپ کے سامنے آیا ہی چاہتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ ڈبے کے قریب گیا، پھر پلٹ کر یوں اپنے سینے پر ہاتھ مار کر ابکائی لینے لگا جیسے حلق سے کوئی چیز نکلنا چاہتی ہو۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر ناظرین سے کہا، میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں کہ اس وقت میری طبیعت کچھ بگڑ رہی ہے، لڑکی ذرا دیر سے آئے گی، اس لیے پہلے میں اپنا علاج کر لوں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا ایک ہاتھ گردن پر زور سے مارا۔ اس کا منہ کھل گیا اور کھلے ہوئے منہ سے کاغذ کی ایک ربن باہر جھانکنے لگی۔ سب لوگ کہے لگانے لگے۔ پروفیسر نے چھڑی کو اس الماری نما ڈبے پر رکھ دیا، پھر دونوں ہاتھوں کی انگلیوں سے اس ربن کو تھام لیا، اسے آہستہ سے کھینچا تو ربن اور منہ سے نکل آئی، پھر اس نے اور کھینچا تو وہ ربن 1 گز لمبی ہو گئی۔ تب وہ ربن کھینچتا چلا گیا، ربن اس کے منہ سے نکلتی چلی گئی، لوگ ہنس رہے تھے، تالیاں بجا رہے تھے۔ ربن اس کے منہ سے نکلتی جا رہی تھی، نکلتی جا رہی تھی، وہ اسٹیج کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک جا رہا تھا اور دونوں ہاتھوں سے ربن کو نکالتا بھی جا رہا تھا۔ اسٹیج پر وہ ربن پھیلتی جا رہی تھی، لہراتی اور اڑتی جا رہی تھی۔ یہ دیکھ کر حیرانی ہوتی تھی کہ آخر اتنی ساری ربن اس کے حلق میں کیسے گھسی ہوگی جو نکلتی ہی چلی جا رہی ہے۔ تمام تماشائی خوش ہو کر تالیاں بجا رہے تھے، کہے لگا رہے تھے۔ دراصل یہ شعبدے بازی کا ایک گر ہوتا ہے۔ پروفیسر بخاری تمام تماشائیوں کو ایک نئے تماشے میں الجھا کر ادھر موقع دے رہا تھا کہ الماری نما ڈبے کے اندر تبدیلی آ جائے۔ وہ ڈبہ کچھ اس طرح کا بنا ہوا تھا کہ چور خانہ دور بیٹھے ہوئے تماشائیوں کو دکھائی نہیں دیتا تھا، اور وہ مستطیل ڈبہ اس انداز میں اسٹیج پر لا کر رکھا جاتا تھا کہ دور سے چوکور نظر آتا تھا۔ پچھلا حصہ جو نظروں سے اوجھل رہتا تھا، اسی پچھلے حصے میں تماشے کی کامیابی کا راز چھپا ہوتا تھا۔ بہرحال وہ تماشا ختم ہوا تو پھر پروفیسر اطمینان سے چلتا ہوا اس الماری نما ڈبے کے پاس آیا، اس پر سے چھڑی اٹھائی، پھر منتر جنتر پڑھتے ہوئے
छड़ी को इस डब्बे पर घुमाते हुए इसने महबूब की तरफ देखा, फिर पूछा, क्यों मिस्टर, तुम अपनी मोना को देखना चाहते हो? महबूब फिर उठकर खड़ा हो गया। हाँ हाँ, मेरी मोना को मुझे दिखाओ। पीछे बैठे हुए तमाशाइयों ने कहा, भाई इस नौजवान को स्टेज पर बुला लो, ये बार बार उठता बैठता रहता है और हमें परेशान करता है। प्रोफेसर ने कहा, मिस्टर महबूब आइए, तशरीफ़ लाइए, आप स्टेज पर आकर अपनी मोना को देखिए। महबूब तेज़ी से चलता हुआ स्टेज के किनारे पर आया, फिर उछलकर स्टेज पर पहुंच गया। लोग हंसने लगे क्योंकि स्टेज पर पहुंचने के लिए एक तरफ बाकायदा जीना बना हुआ था। प्रोफेसर बुखारी ने पूछा, मोना को देखने की बड़ी जल्दी है? महबूब ने हाँ हाँ के अंदाज में जल्दी जल्दी सर हिलाया। प्रोफेसर ने कहा, मैंने इस जादू की छड़ी से तुम्हारी बिल्ली को एक लड़की बना दिया है। अगर मैं इसी छड़ी से तुम्हें आदमी से गधा बना दूं तो? महबूब घबराकर पीछे हटने लगा। तमाम तमाशाई ज़ोर ज़ोर से कहकहे लगाने लगे। प्रोफेसर बुखारी ने कहा, घबराओ नहीं, तुम इंसान हो, इंसान ही रहोगे। इसने तमाम तमाशाइयों को मुखातिब करते हुए कहा, भाइयों, अजीज़ों और दोस्तों, इंसान को इंसान ही रहना चाहिए। अगर यहाँ कोई इंसान के रूप में हैवान है तो मेरे पास चला आए, मैं इसे बिल्ली की तरह इंसान बना दूंगा। ये कहकर वो अलमारी नुमा डब्बे के पास आया। फिर इसने छड़ी को डब्बे की ऊपरी सतह पर दोबारा मारते हुए पूछा, क्यों मोना, तुम आदमी की तरह बोलोगी या बिल्ली की तरह? डब्बे के अंदर से आवाज़ आई, म्याऊं म्याऊं। प्रोफेसर बुखारी ने मायूस होकर मजमे की तरफ देखते हुए कहा, अफसोस, ये अभी तक बिल्ली है, इंसान बनना ही नहीं चाहती। बहरहाल फिर एक बार कोशिश करता हूँ। ये कहकर उसने फिर जादू की छड़ी को दोबारा इस डब्बे पर मारा और फिर कहा, प्यारी मोना, अब तो इंसानों की तरह बोलो। डब्बे के अंदर से एक नहायत ही सुरीली आवाज़ सुनाई दी, हाय हाय, क्या बोलूँ, यहाँ तो मेरा दम घुटा जा रहा है, मुझे बाहर तो निकालो। वह आवाज़ सुनते ही महबूब एकदम से चौंक कर इस डब्बे की तरफ देखने लगा। इसकी बिल्ली इंसानों की तरह बोल रही थी। स्टेज के बाहर तमाशाई भी एकदम खामोश हो गए थे, हैरानी से इस डब्बे की तरफ देख रहे थे। प्रोफेसर बुखारी अभी कुछ और बकवास करना चाहता था, तमाशाइयों के तजस्सुस को और ज़्यादा उभारना चाहता था, लेकिन इधर महबूब से बर्दाश्त न हो सका। वो यकबारगी तोड़ता हुआ इस डब्बे के पास आया और इसके दोनों पट खोल दिए। वहाँ एक नन्ही मुन्नी सी लड़की दो जानों होकर बैठी हुई थी। इसे देखते ही मुस्कुराई, एक हाथ उठाकर सलाम किया, फिर रेंगते हुए डब्बे से बाहर निकल आई। तमाम तमाशाई तालियां बजा रहे थे। इस लड़की की उम्र तकरीबन 8 बरस होगी। बहुत ही गोरी गोरी, गुलाबी गुलाबी, एकदम गुड़िया जैसी लग रही थी। गुड़िया जैसा फराक भी पहना हुआ था। महबूब ने झिझकते हुए हाथ बढ़ाते हुए इसे छू लिया, फिर पूछा, क्या तुम मेरी मोना हो? लड़की ने खड़े होकर तमाशाइयों की तरफ देखते हुए कहा, ये साहब पूछते हैं कि क्या मैं इनकी मोना हूँ? तो भाइयों और बुजुर्गों, आप लोगों ने देखा ही है कि कुछ देर पहले मैं बिल्ली के रूप में इनकी गोद में बैठी हुई थी और अब इंसान के रूप में आपके सामने खड़ी हुई हूँ। फिर भी ये मुझे नहीं पहचानते। पूछ रहे हैं क्या मैं इनकी मोना हूँ? हाँ, मैं इनकी मोना हूँ। इसकी बात ख़त्म होते ही महबूब ने इसे दोनों हाथों से उठा लिया, फिर घूम घूम कर खुशी से चीखने लगा, तमाशाइयों को दिखाने लगा, देखो ये मेरी मोना है, कितनी प्यारी प्यारी गुड़िया बन गई है। अब मैं इसे हमेशा अपने पास रखूँगा और किसी को हाथ नहीं लगाने दूँगा। कितने ही तमाशाई चीखने लगे, अरे ये कोई पागल का बच्चा है, इसे बाहर निकालो, ये हमारी तफरीह बर्बाद कर रहा है। चारों तरफ से आवाज़ें आने लगीं, इसे पकड़ो, मारो, यहाँ से बाहर निकालो। बहुत से तमाशाई खड़े हो गए, स्टेज की तरफ बढ़ने लगे। प्रोफेसर ने भी इसकी तरफ बढ़ते हुए कहा, लाओ, ये मेरी बेटी है। महबूब ने कहा, तुम्हारी बेटी कैसे हुई? ये मेरी मोना बिल्ली है, इसे मैं किसी को हाथ नहीं लगाने दूंगा। प्रोफेसर बुखारी करीब आया तो उसने एक उल्टा हाथ उसके मुंह पर रसीद किया। वो लड़खड़ाता हुआ डब्बे के ऊपर गिर पड़ा। स्टेज रिंग के पीछे से 2 आदमी इसे पकड़ने के लिए आए। इसने एक को जोर की लात मारी,
दूसरे को एक घूसा रसीद किया, फिर रिंग के दरमियान से निकलता हुआ स्टेज से गायब हो गया। इतनी देर में तमाशाई दौड़ते हुए स्टेज तक पहुंचे, लेकिन वो इनकी पहुंच से दूर निकल गया था। इसके चचा रजब अली ने अपने बेटे आजम का हाथ पकड़कर कहा, यहाँ से भाग चलो, इस लड़के ने तो मुसीबत पैदा कर दी है। तमाशाइयों का ध्यान हमारी तरफ जाएगा तो वो हमें यहाँ से जिंदा नहीं जाने देंगे। वो इस शोर और हंगामे से गुजरते हुए अजनबियों की तरह इनके दरमियान से निकलकर हॉल से बाहर आ गए। आजम ने कहा, आखिर वो लड़की को लेकर कहाँ भाग सकता है? कहीं नहीं भागेगा, वो दिमागी तौर पर बिल्कुल बच्चा है। छुपने के लिए एक ही जगह है, आओ मैं बताता हूँ। वो दोनों तेज़ी से चलते हुए अपनी कार के पास आए। कार की पिछली सीट पर वो लड़की के साथ दुबका बैठा था। रजब अली ने कहा, देखो मैं ना कहता था ये कहीं नहीं जाएगा। अब अगर हम इसे वापस स्टेज में ले जाएंगे तो तमाशाई इसके साथ साथ हमारा हुलिया भी बिगाड़ देंगे। इसने सारी तफरीह बर्बाद कर दी है, तमाशा अधूरा रह गया है। बेहतर है कि हम पहले हमीदुल्लाह चौधरी के पास चलें, वही इस मामले को ठंडा कर सकते हैं। दोनों बाप बेटे कार के दरवाजे को खोलकर अगली सीट पर बैठ गए। बेटे ने स्टीयरिंग सीट संभाल ली थी। पिछली सीट से महबूब ने बच्ची को अपनी गोद में बिठाकर उसे अपने सीने से लगाते हुए कहा, नहीं, मैं अपनी मोना को कहीं नहीं जाने दूंगा। मैं हमीदुल्लाह चौधरी के पास नहीं जाऊंगा। वो पुलिस वाला मेरी मोना को मुझसे छीन लेगा। इसके बुड़बुड़ाने के दौरान गाड़ी स्टार्ट होकर आगे बढ़ गई, फिर इस जगह से दूर होने लगी। ये अच्छा ही हुआ, क्योंकि इसी वक्त बहुत से लोग हाल से बाहर निकल रहे थे। एक ने गाड़ी की तरफ इशारा करते हुए कहा, वो देखो, शायद वो बच्ची को लेकर इसी गाड़ी में भाग रहा है। दौड़ो, पकड़ो। मगर दौड़ने और पकड़ने वाले पीछे ही रह गए। गाड़ी तेज़ी से आगे बढ़ती हुई अपनी मंजिल की तरफ जा रही थी। आजम ने अकबनुमा आईने में पिछली सीट की तरफ देखते हुए अपने बाप से कहा, डैडी, अजीब बात है, ये लड़की अपनों से बिछड़कर परेशान नहीं है। महबूब से यूँ लगी हुई है जैसे बरसों से इसे पहचानती हो। महबूब ने कहा, क्यों नहीं पहचानेगी, मेरी बिल्ली है। रजब ने कहा, बेटे ये बिल्ली नहीं है, वो सब शोबतेबाजी थी, तुम नहीं समझते हो। ये प्रोफेसर बुखारी की कोई रिश्तेदार होगी या उसकी बेटी होगी। इसे वापस कर देना चाहिए। मैं वापस नहीं करूँगा, अगर ज़बरदस्ती करोगे तो मैं दरवाज़ा खोलकर बाहर कूद जाऊँगा। रजब अली ने घबरा कर कहा, नहीं नहीं बेटे, हम ज़बरदस्ती नहीं कर रहे हैं, तुम आराम से बैठो, तुम्हारी मोना तुम्हारे पास ही रहेगी। फिर वो अपनी सीट पर सीधा होकर बैठ गया। विंड स्क्रीन के पार देखते हुए शेरे लब बुड़बुड़ाने लगा, क्या मुसीबत है, इस भतीजे ने तो जीना अजाब कर दिया है। अब इस लड़की को इससे छुड़ाना बहुत बड़ा मसला है, ये बड़ी मुसीबतें पैदा करेगा। दूसरी तरफ वो लड़की कह रही थी, तुम बहुत अच्छे हो, मेरे दोस्त बनोगे? महबूब ने कहा, हाँ, मैं तो तुम्हारा पहले भी दोस्त था, आज भी हूँ। लड़की ने कहा, वो प्रोफेसर मुझे पेट भर कर नहीं खिलाता था, मुझे टॉफ़ी भी नहीं देता था, तुम मुझे टॉफ़ी खिलाओगे? हाँ, टॉफ़ियाँ, चॉकलेट, बिस्किट, मिठाइयाँ, सब कुछ खिलाऊँगा। मेरे पास बहुत सारे खिलौने भी हैं। सच? लड़की बहुत खुश हो रही थी, जैसे इसे इसका मनपसंद साथी मिल गया हो। इसकी कार एक कोठी के सामने रुक गई। कोठी के आते के गेट पर एक राइफल बरदार सिपाही खड़ा हुआ था। गेट के पास केबिन के अंदर बैठे हुए दूसरे सिपाही ने रजब अली को देखकर पहचान लिया। फिर इसने फ़ोन के ज़रिए कोठी के अंदर अपने साहब को इतला दी। इसके बाद इसने मेन गेट को खुलवा दिया। इन्हें अंदर जाने की इजाज़त मिल गई। कार आहिस्ता आहिस्ता रेंगती हुई पोरिश में आकर रुक गई। आज़म ने नागवारी से महबूब को देखते हुए कहा, चलो इस लड़की को लेकर अंदर चलो। महबूब ने कहा, नहीं, मैं इस कोठी के अंदर नहीं जाऊंगा, तुम्हारा तो बाप भी चलेगा। रजब अली ने फ़ौरन आज़म का हाथ दबाते हुए कहा, बेटे, तुम्हें कितनी मर्तबा समझाया है कि नरमी से पेश आओ, ये बच्चा है। ये कहकर रजब अली ने आंखों से कुछ इशारा किया। आज़म ने जबरन मुस्कुराते हुए कहा, महबूब तो मेरा छोटा भाई है, मेरी बात मानता है। हम इस गुड़िया जैसी बच्ची को अपने साथ घर ले जाएंगे। बस
चौधरी साहब से कहेंगे कि वो इसे घर ले जाने की इजाज़त दें। महबूब ने खुश होकर कहा, सच भाईजान, मैं अपनी मोना को अपने साथ ले जा सकूँगा? हाँ हाँ, इसीलिए तो हम तुम्हें यहाँ लाए हैं। अब कार से बाहर निकलो। वो इसे समझा मना कर कोठी के अंदर ले आए, फिर एक ड्राइंग रूम में बैठ गए। थोड़ी देर बाद हमीदुल्लाह चौधरी वहाँ आए। रजब अली और आज़म ने उठकर उन्हें सलाम किया। फिर रजब अली ने कहा, सर, आप महबूब को बहुत अजीज़ रखते हैं, इसलिए हम पर कोई मुसीबत आती है तो आप ही के पास चले आते हैं। अब ये नई मुसीबत महबूब ने आपके साथ लगा रखी है। ये कहते हुए इसने लड़की की तरफ इशारा किया। हमीदुल्लाह चौधरी ने महबूब के करीब आकर उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, क्यों बेटे, ये बच्ची कौन है? महबूब ने कहा, अंकल, ये मेरी बिल्ली है मोना। एक जादूगर ने इसे बिल्ली से इंसान बना दिया है, अब ये मेरे पास रहेगी। हमीदुल्लाह चौधरी ने रजब अली को देखते हुए पूछा, ये क्या किस्सा है? रजब अली मुख्तसर तौर पर इसे सारी रुदात सुनाने लगा। हमीदुल्लाह चौधरी ने सब कुछ सुनने के बाद फ़ोन का रिसीवर उठाया, नंबर डायल किए, फिर राब्ता कायम होने के बाद कहा, मैं DIG बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ से जवाबन कुछ सुनने के बाद उसने कहा, तुम्हारे इलाके के हाल में कुछ गड़बड़ हुई है? दूसरी तरफ से कहा गया, यस सर, वहाँ एक प्रोफेसर बुखारी स्टेज शो कर रहा था कि एक शख्स महबूब अली नाम का नीम पागल आदमी इसकी बच्ची को उठाकर ले गया। प्रोफेसर बुखारी और इसके साथ कई लोग आए हैं और इस वक्त मेरे सामने मौजूद हैं। हमीदुल्लाह चौधरी ने कहा, प्रोफेसर बुखारी को साथ लेकर मेरी कोठी पर आ जाओ, इनकी लड़की मेरे पास है। ये कहकर उसने रिसीवर रख दिया। फिर महबूब के पास आकर इसके शाने को थपकते हुए बोला, बेटे, तुम अपनी मोना को लेकर दूसरे कमरे में जाओ, वहाँ बहुत से खिलौने रखे हुए हैं, इसके साथ खेलते रहो। महबूब ने पूछा, आपने इस जादूगर को यहाँ क्यों बुलाया है? आप बहुत चालाक हैं, मुझे वहाँ कमरे में बंद कर देंगे और मेरी मोना को उसके हवाले कर देंगे। उसने पुचकारते हुए कहा, नहीं बेटे, तुम्हारी मोना तुम्हारे पास रहेगी। मैं इस जादूगर को समझाऊंगा कि वो तुमसे तुम्हारी मोना को न छीने। वो खुश होकर मोना का हाथ पकड़कर वहाँ से जाने लगा। जब वो दूसरे कमरे में चला गया तो रजब अली ने परेशान होकर पूछा, सर, ये आप क्या करना चाहते हैं? अभी मैं सोच रहा हूँ कि क्या करना चाहिए। हम सब ये अच्छी तरह जानते हैं कि महबूब इतनी आसानी से और इतनी जल्दी इस लड़की को नहीं छोड़ेगा। पिछले तजुर्बात हमारे सामने हैं। आज़म ने कहा, सर, इस बिल्ली के लिए भी इसने बड़ा परेशान किया था। इस ईरानी खातून के पीछे लग गया था। बहुत अच्छा हुआ कि वो खातून सियात के लिए यहाँ आई थी। इनके पास कुछ रकम कम पड़ रही थी, वापस भी जाना था, इसलिए हमने 2000 रुपये में वो बिल्ली खरीद कर महबूब को दे दी। रजब अली ने कहा, हम पूरी कोशिश करते हैं कि महबूब हमारी कोठी के अहाते से बाहर न जाए। बाहर जाता है, कोई चीज़ देख लेता है और इसे पसंद आ जाती है तो इसके लिए मचल जाता है। बड़ी से बड़ी रकम देकर वो चीज़ हमें हासिल करनी पड़ती है। हमीदुल्लाह चौधरी ने पूछा, इतनी एहतियात के बावजूद इसे जादूगरी का तमाशा दिखाने के लिए वहाँ क्यों ले गए थे? हम नहीं ले जाना चाहते थे। पड़ोस के एक बच्चे ने ये बात महबूब के कान में फूंक दी कि कोई बड़ा जादूगर आया है और बड़े दिलचस्प तमाशे दिखाता है। तमाम बच्चे देखने जाते हैं। वो भी हमारे पीछे पड़ गया और जब किसी बात के पीछे पड़ जाता है तो हमें इसकी वो ज़िद पूरी करनी ही पड़ती है। आज़म ने कहा, सर, हमने सोचा था कि इसे कार में बिठा कर ले जाएंगे और हाल में अपने दरमियान बिठाए रखेंगे और इसे कहीं बहकने नहीं देंगे। हमें क्या मालूम था कि वो जादूगर इसकी बिल्ली लेकर शोभा दिखाएगा तो इसका ये नतीजा होगा। ये बहुत बुरा हुआ। महबूब के बचकाने ज़हन में ये बात बैठ गई है कि वो लड़की इसकी बिल्ली है और अब इस लड़की से इसे अलहदा करना बहुत दुश्वार होगा। बहरहाल देखते हैं कि क्या किया जा सकता है। रजब अली ने कहा, मुश्किल तो ये है कि किसी बात से अगर ज़बरदस्ती रोका जाए तो ख़ुदकुशी करने लगता है। आपको तो मालूम ही है, एक बार छत से रस्सी लटकाकर गले में फंदा डालने ही वाला था
اگر ہم عین وقت پر نہ پہنچ جاتے تو قانون کی گرفت میں آ جاتے۔ حمید اللہ چودھری نے طنزی انداز میں اسے دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہا، مسٹر رجب علی، تمہارا بھائی محبوب کا باپ میرا عزیز ترین دوست تھا۔ اس نے جو وصیت لکھوائی ہے وہ میرے اشارے پر لکھوائی تھی۔ میں جانتا تھا کہ اس کے بعد اس کے بیٹے کی زندگی خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ تم اس کے سگے چچا ہو، مگر میں قانون کا محافظ ہوں، کھری بات سب کے منہ پر بولتا ہوں۔ تم اس کی جان کے دشمن بن سکتے تھے۔ اس کے بعد اس کی ساری دولت اور جائیداد تمہارے اور تمہارے بیٹے کے حصے میں آ سکتی تھی، لیکن اس وصیت کی ایک شرط نے تم دونوں باپ بیٹے کو بے دست و پا بنا دیا ہے۔ اگر محبوب خودکشی کرے گا یا قتل کر دیا جائے گا یا کسی حادثے کا شکار ہو کر مرے گا تو مجرموں کے ساتھ جو کچھ بھی ہوگا وہ تو بات کی بات ہے، لیکن اگر محبوب طبعی موت بھی مرے گا تو تم دونوں باپ بیٹوں کو اس کی سرپرستی سے محروم ہونا پڑے گا۔ اس کی سرپرستی کے صلے میں ہی تم لوگ اس کی دولت پر عیش کر رہے ہو۔ اس عیش کی زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے تم لوگ قدم قدم پر محبوب کی حفاظت کرتے ہو، ہمیشہ چوکنا رہتے ہو کہ کہیں وہ اپنے ہی ہاتھوں سے ہلاک نہ ہو جائے، اور دنیا والے سمجھتے ہیں کہ کتنے پیار کرنے والے چچا اور کتنے پیار کرنے والے بھائی ہو۔ محبوب کا اتنا خیال رکھتے ہو، دن رات اس کے لیے پریشان رہتے ہو۔ آہا بیچارے۔ وہ دونوں سر جھکائے اس کی باتیں سنتے رہے۔ ایک اتنے بڑے پولیس آفیسر سے وہ بحث نہیں کر سکتے تھے، پھر یہ کہ وہ محبوب کے مرحوم والد کا بہت گہرا دوست تھا اور اس دوستی کے حوالے سے ان باپ بیٹوں کو اچھی طرح پہچانتا تھا۔ شاید اس کی طنزیہ باتیں ابھی جاری رہتیں۔ اسی وقت فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ اس نے ریسیور اٹھا کر سنا، پھر کہا، ٹھیک ہے، اندر بھیج دو۔ اس کے بعد اس نے ریسیور رکھ دیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک پولیس انسپکٹر پروفیسر بخاری کے ساتھ ڈرائنگ روم میں حاضر ہوا۔ اس نے حمید اللہ چودھری کے سامنے آ کر اسے سلوٹ کیا، پھر کہا، جناب، یہی پروفیسر بخاری ہیں۔ پروفیسر بخاری نے جھک کر سلام کیا اور کہا، جناب، میں ایک غریب شعبدے باز ہوں، بس ایسے ہی الٹے سیدھے کمالات دکھا کر اپنا پیٹ بھرتا ہوں۔ وہ میری ایک ہی بیٹی ہے۔ حمید اللہ چودھری نے اس کی بات کاٹ کر ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہا، میں سب جانتا ہوں، وہاں بیٹھ جاؤ۔ پروفیسر آہستہ آہستہ چلتا ہوا آیا اور اس صوفے پر بیٹھ گیا۔ حمید اللہ چودھری نے کہا، جس لڑکے کے خلاف تم نے رپورٹ لکھوائی ہے وہ بہت ہی معصوم ہے۔ وہ جسمانی طور پر جوان اور قداور ہے، لیکن ذہنی طور پر بالکل ہی بچہ ہے۔ میں اسے اچھی طرح جانتا ہوں۔ تمہاری بیٹی کو اس سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ بائی دا وے، تم اس شہر میں کہاں رہتے ہو؟ حضور، کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ ہم گھوم پھر کر اپنے کمالات دکھاتے ہیں۔ میں اپنے 2 اسسٹنٹ اور اپنی اس بچی کے ساتھ ایک پسماندہ علاقے کی جھکی میں رہتا ہوں۔ حمید اللہ چودھری نے کہا، اگر تمہیں ایک کوٹھی کے سرونٹ کوارٹر میں رہنے کے لیے جگہ دے دی جائے تو کیا وہاں رہنا پسند کرو گے؟ حضور، آپ کی نوازش ہے۔ اس شہر میں ٹھکانہ مل جائے تو اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ جس لڑکے نے تمہاری بیٹی کو اپنا سمجھ کر حاصل کیا ہے اس کا نام محبوب ہے۔ تم محبوب کی کوٹھی کے سرونٹ کوارٹر میں کچھ روز رہو۔ اس کے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ تم نے اس کی بلی کو لڑکی بنا دیا ہے۔ اب وہ 2-4 روز تک اس سے دل بہلا لے گا، تو پھر کسی دن جب وہ سویا ہوگا تو تمہاری لڑکی کو اس کے پاس سے ہٹا لیا جائے گا اور اس کی بلی مونا کو اس کے پاس سلا دیا جائے گا اور بتایا جائے گا کہ وہ رفتہ رفتہ پھر بلی بن گئی ہے۔ حضور، میں سب سمجھ گیا۔ محبوب کا کوئی مینٹل کیس ہے۔ میں اس سلسلے میں تعاون کروں گا اور اپنی بیٹی کو اس کے پاس چھوڑ دوں گا، وہیں سرونٹ کوارٹر میں رہوں گا۔ حمید اللہ چودھری نے پوچھا، محبوب کی وہ ایرانی بلی کہاں ہے؟ پروفیسر چند لمحے تک ساکت رہا، کچھ سوچتا رہا، پھر کہا، حضور، وہاں ایسی افراتفری تھی، تماشائی شور مچا رہے تھے کہ میں بدحواس ہو گیا تھا۔ میں نے بلی کی طرف دھیان ہی نہیں دیا۔ شاید میرے دونوں اسسٹنٹ جانتے ہوں گے وہ بلی ان کے پاس ہوگی یا انہوں نے کہیں اسے حفاظت سے رکھ دیا ہوگا۔ جاؤ اپنے اسسٹنٹ سے معلوم کرو، وہ بلی بہت اہم ہے۔
प्रोफेसर बुखारी ने अपनी जगह से उठते हुए कहा, मेरे दोनों असिस्टेंट बाहर खड़े हुए हैं, मैं इनसे मालूम करके अभी आता हूँ। वो बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद वापस आया तो बहुत परेशान था। इसने कहा, हुजूर, वहाँ हाल में इतना हंगामा था, तमाशाई इस कदर परेशान कर रहे थे कि मेरे दोनों असिस्टेंट इस बिल्ली की तरफ ध्यान न दे सके। पता नहीं वो कहाँ चली गई है। तो फिर जाओ, इसे कहीं से तलाश करके लेके आओ। हुजूर आली, हम इतने बड़े शहर में इसे कहाँ तलाश करेंगे? आप इजाज़त दें तो किसी दूसरी बिल्ली को लाकर रात के वक्त महबूब के पास सुला दिया जाएगा और मैं अपनी बेटी को लेकर चला जाऊंगा। हमीदुल्लाह चौधरी ने डांट कर कहा, बकवास मत करो, वो ईरानी बिल्ली थी। महबूब इसे अच्छी तरह जानता है, इस बिल्ली के रंग को पहचानता है, इसकी आदत को भी खूब याद रखता है। फिर वो दूसरी बिल्ली को कैसे कबूल करेगा? आपका हुक्म सर आंखों पर। हम इस बिल्ली को तमाम शहर में तलाश करेंगे, लेकिन इतना बता दीजिए, अगर हमें नाकामी हुई और वो ईरानी बिल्ली मिल ना सकी, तब हमारी बेटी का क्या होगा? हमीदुल्लाह चौधरी ने सोफे की पुश्त से टेक लगाकर हाकिमाना अंदाज में कहा, तुम्हें शौकदेबाजी का कमाल दिखाते वक्त सोचना चाहिए था। किसी की चीज़ जब तुम अपने फन का मुजाहरा करने के लिए हासिल करते हो तो वो चीज़ इसे वापस भी करनी पड़ती है। अगर ना कर सके तो इसका नतीजा क्या होगा? अगर तुम कानून के दरवाजे पर यह फरियाद करने आए हो कि महबूब तुम्हारी बेटी को ले गया है, तो महबूब की फरियाद भी सुन लो कि तुम इसकी बिल्ली को कहीं गायब कर चुके हो। हुजूर, बिल्ली और इंसानी जान में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। वो मेरी लख्ते जिगर है। दुरुस्त कहते हो, बिल्ली से बहुत ज़्यादा अहमियत तुम्हारी बेटी की है, लेकिन ये भी तो समझने की कोशिश करो कि महबूब एक दिमागी मरीज़ है। अगर इसने बिल्ली के लिए ज़िद में आकर खुदकुशी कर ली या किसी तरह हमारी लाइल्मी में अपनी जान पर खेल गया, तो फिर इसका ज़िम्मेदार कौन होगा? ऐसे वक्त तुम्हारी बेटी और बिल्ली का मवाजना नहीं किया जाएगा, बल्कि तुम्हारी बेटी और महबूब की ज़िंदगी का मवाजना किया जाएगा। अब जाओ और इस बिल्ली को तलाश करो। ये मेरा वादा है कि तुम्हारी बेटी बिल्कुल महफूज, जिंदा और सलामत रहेगी। प्रोफेसर बुखारी सर झुकाकर जाने लगा। रजब अली ने अपनी जगह से उठकर और अपनी जेब से एक कार्ड निकालकर प्रोफेसर की तरफ बढ़ाते हुए कहा, यह मेरी कोठी का पता है। तुम अपने दोनों असिस्टेंट के साथ वहां आकर मेरे सर्वेंट क्वार्टर में रह सकते हो। जब चाहो चले आना। प्रोफेसर वो कार्ड लेकर चला गया। हमीदुल्लाह चौधरी ने कहा, मिस्टर रजब अली, अब आप इंस्पेक्टर के साथ जाकर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराएं। रिपोर्ट कुछ ऐसी हो कि महबूब अली एक दिमागी मरीज़ है। प्रोफेसर बुखारी ने अपने स्टेज शो के दौरान महबूब अली से उसकी एक ईरानी बिल्ली ली और उसे अपने एक आइटम में इस्तेमाल किया। इस बिल्ली को एक डब्बे में बंद किया और इसकी जगह एक लड़की को बरामद किया। ये बात महबूब के दिमाग में बैठ गई कि इसकी बिल्ली लड़की बन गई है, और प्रोफेसर बुखारी ने भी कमाल दिखाने से पहले ये ऐलान किया था और दावा किया था कि वो इस बिल्ली को एक लड़की बना देगा। अब महबूब अली के दिमाग में जो बात नक्श हो गई है, इसे मिटाने के लिए लाजमी है कि वही ईरानी बिल्ली वापस लाकर इसके पास रखी जाए और इस लड़की को इसके पास से हटा दिया जाए। सूरत हाल ये है कि वो ईरानी बिल्ली लाजमी तौर पर वापस लाई जाए, और अगर वो ना मिले तो कोई दूसरी तदबीर की जाए, ऐसी तदबीर जिससे महबूब ज़हनी तौर पर मुश्तइल न हो और अपनी जान का दुश्मन न बने। महबूब के सिलसिले में जब तक कोई खातिरखा नतीजा सामने नहीं आएगा, उस वक्त तक वो लड़की महबूब के पास रहेगी और इस लड़की की हिफाजत और सलामती के ज़िम्मेदार आप होंगे। अब तुम लोग जाओ। रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद महबूब और इस लड़की को यहाँ से ले जाना। वो चुपचाप सर झुकाए कोठी से बाहर आ गए। आज़म स्टीयरिंग सीट पर बैठ गया। रजब अली ने पिछली सीट का दरवाज़ा खोलकर इंस्पेक्टर को बैठने के लिए कहा, फिर खुद बैठते हुए बुड़बुड़ाने लगा, क्या मुसीबत है? पहले महबूब की निगरानी हमारे ज़िम्मे थी, अब इस लड़की की भी निगरानी करनी होगी। इन्हें कुछ नुकसान पहुंचेगा तो हम पर मुसीबत आ जाएगी। आज़म ने कार स्टार्ट की। इसे ड्राइव करता हुआ कोठी के अहाते से बाहर ले गया।
پھر پولیس اسٹیشن کی طرف جانے لگا۔ انسپکٹر نے پوچھا، آخر قصہ کیا ہے؟ تھانے میں کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ محبوب نیم پاگل ہے۔ نیم پاگل تو نہیں ہے، ہاں اس کا ذہن بچکانا ہے، انسپکٹر نے کہا۔ جو بڑی عمر کا آدمی بچوں جیسی حرکتیں کرے اور کبھی عقل کی بات نہ کرے، کوئی بڑوں جیسا کام نہ کرے تو اسے نیم پاگل ہی کہتے ہیں۔ بڑے آدمی کو کوئی بچہ نہیں کہتا، وہ پاگل ہو یا نہ ہو، مگر ہم جلد ہی پاگل ہو جائیں گے۔ آخر اس کی یہ ذہنی حالت کیسے ہو گئی؟ کیا وہ پیدائشی ایسا ہے؟ رجب علی نے گہری سانس لے کر سیٹ کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے کہا، وہ پیدائشی طور پر ایسا ہی ہے، یہ ہماری بد نصیبی ہے کہ ہم اس کے نگران مقرر کر دیے گئے ہیں۔ اکثر لوگ خوش نصیب بننے کا خواب دیکھتے دیکھتے بد نصیبی کے راستے پر چل پڑتے ہیں، اگرچہ وہ کسی حد تک خوش نصیب بن جاتے ہیں، مگر بد نصیبی ان کا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ رجب علی کے ساتھ یہی ہو رہا تھا۔ اسے محبوب کی سرپرستی کے سلسلے میں اپنے مرحوم بھائی کی جائیداد سے ہر ماہ 15,000 روپے ملتے تھے۔ اس کے مرحوم بھائی تراب علی نے کچھ یوں وصیت لکھی تھی کہ محبوب علی جب تک اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد تراب آئرن ملز کے کاروبار کو سنبھالنے کے قابل نہ ہو جائے، اس وقت تک وہ کاروبار بورڈ آف ڈائریکٹرز کے تحت جاری رہے گا۔ ان ڈائریکٹروں میں اس وقت کے ڈی آئی جی حمید اللہ چودھری، تراب علی کے خاندانی وکیل حشمت بیگ کا نام قابل ذکر تھا۔ وہ دونوں تراب علی کے معتمد خاص تھے۔ تراب علی کو یقین تھا کہ اس کی موت کے بعد وہ دونوں اس کے کاروبار میں کوئی دھاندلی یا بے ایمانی نہیں کریں گے اور اس کے بیٹے کے حقوق محفوظ رکھیں گے۔ وصیت میں یہ بھی لکھا تھا کہ محبوب علی اپنے چچا رجب علی کی سرپرستی میں پرورش پائے گا۔ رجب علی اس کی تعلیم و تربیت کا ذمہ دار ہوگا۔ اس سلسلے میں پہلے 10 برس تک رجب علی کو ماہانہ 5,000 روپے ملا کریں گے۔ جب محبوب علی 15 برس کا ہو جائے گا تو یہ رقم بڑھاتی جائے گی اور رجب علی کو 10,000 روپے ماہانہ ملا کریں گے۔ محبوب علی اپنی عمر کے 20 برس کے بعد جب تک کاروبار سنبھالنے کے قابل نہ ہو، اس وقت تک رجب علی کو 15,000 روپے ملا کریں گے۔ محبوب علی کے چچا رجب علی کو دیانتدار بنائے رکھنے کے لیے وصیت میں چند شرطیں پیش کی گئی تھیں۔ پہلی شرط تو یہ تھی کہ محبوب علی اپنی شادی کی عمر تک پہنچنے پر اپنی چچا کی لڑکی شبانہ سے شادی کرے۔ یہ شرط اس لیے تھی کہ رجب علی کو اپنی بیٹی کا مستقبل شاندار نظر آئے اور وہ محبوب علی کو کوئی جانی یا مالی نقصان نہ پہنچائے۔ دوسری شرط یہ تھی کہ خدا نخواستہ اگر محبوب علی کی طبعی موت واقع ہو جائے یا وہ ہلاک ہو جائے یا کسی حادثے کا شکار ہو جائے تو کسی بھی صورت میں رجب علی اور اس کے تمام اہل و عیال اس رقم سے محروم ہو جائیں گے جو انہیں ماہانہ ملا کرتی ہے۔ یہ دو بندشیں ایسی زبردست اور دانشمندانہ تھیں کہ کوئی جانی دشمن بھی محبوب کو اپنی سگی اولاد کی طرح پال لیں اور اس کی دکھ بیماری میں رات بھر جاگنے کے لیے آمادہ ہو جاتا، اور رجب علی یہی فرائض انجام دے رہا تھا۔ ماہانہ 15,000 روپے حاصل کر رہا تھا۔ اگرچہ یہ رقم معمولی نہیں ہوتی، تاہم مفت کی آمدنی منہ کو لگ جائے تو لالچ اور بڑھ جاتا ہے۔ وہ مختلف ہتھ کنڈوں سے محبوب کے لیے مزید رقمیں وصول کرتا تھا۔ اس نے رفتہ رفتہ اسے ایسا ضدی بنا دیا تھا کہ وہ مہنگی سے مہنگی چیزیں خریدنے کی ضد کرتا۔ گھر میں ایک کار ہوتی تو محبوب کو ورغلایا جاتا۔ وہ دوسری ایئر کنڈیشن کار میں بیٹھنے کی ضد کرتا۔ وہ ایئر کنڈیشن کار محبوب کے لیے آتی لیکن اعظم وغیرہ کے استعمال میں رہتی۔ اس کے لیے جو چیز 100 روپے کی آتی اس کا بل 1,000 روپے کا بنوایا جاتا تھا۔ اس ایرانی خاتون نے محبوب کو تحفتاً وہ بلی دی تھی اور رجب علی نے 2,000 روپے کا بل بنا کر وکیل حشمت بیگ کو پیش کیا تھا اور وہ رقم وصول کی تھی۔ وہ ایسے ہی ہتھ کنڈوں سے مزید رقمیں حاصل کرتے رہتے تھے۔ جب محبوب علی 7 ماہ کا تھا تب اس کی ماں مر گئی۔ رجب علی کی بیوی یعنی محبوب کی چچی نے اسے گود لیا اور ایک ماں کی ممتا کا بھرپور اظہار کیا۔ تراب علی اپنا زیادہ وقت اپنے بیٹے کے ساتھ ہی گزارتا تھا، اس کا بہت خیال رکھتا تھا۔ اس کے باوجود بچے کی پرورش کے لیے ایک عورت لازمی ہوتی ہے، اس لیے وہ اپنے بھائی رجب علی کی بیوی پر
तकिया करने पर मजबूर था। वो बड़े लाड प्यार से इसकी देखभाल करती थी, लेकिन जब रात को बच्चा रोता और उसकी नींद में खलल पड़ता तो वो बेजार हो जाती थी। बेजारी का इजहार कर नहीं सकती थी, लिहाजा इसने बच्चे को थोड़ी थोड़ी अफीम देना शुरू की। बच्चा नशे में आराम से सुबह तक सोता रहता था। जब अली को मालूम हुआ तो उसने बीवी को डांट कर कहा, ये क्या कर रही है? अगर बच्चा नशे का आदी हो जाएगा तो सारा इल्ज़ाम हम पर आएगा कि हमने इसकी ज़िंदगी बर्बाद की है। बेगम ने कहा, मैं क्या करूं? दिखावे के लिए दिन भर मोहब्बत कर सकती हूं, इसकी गलाज़त भी साफ करती हूं, इससे बढ़कर और क्या किया जा सकता है? मगर इसके लिए मैं अपनी नींद ख़राब नहीं कर सकती। इसके बाद से बेगम ने इसे अफयून नहीं दी, लेकिन जितनी दे चुकी थी इसका वो आदी हो गया था। इसके बगैर वो रोता मचलता रहता था। सारी सारी रात बेगम को जगाता था और वो मजबूर होकर जागती थी। इसे गालियाँ नहीं दे सकती थी, इसे मार नहीं सकती थी, क्योंकि दूसरे ही कमरे में इसका बाप तुराब अली सोता था। अक्सर रात को उठकर कहता था, भाभी आप बच्चे के लिए बड़ी परेशानियां उठा रही हैं, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। तब बेगम खुश हो जाती थी, सोचती थी इतनी तकलीफ़ें उठाने के बावजूद वो तुराब अली के दिल पर असर कर रही है और इसका कुछ भला होने वाला है। 2 बरस के बाद बेगम ने शबाना को जन्म दिया। तुराब अली ने इसे गोद में लेकर प्यार करते हुए कहा था, भाभी अब ये मेरी बहू बनेगी। मैं मरने से पहले वसीयत में लिख जाऊँगा कि मेरे बेटे को हर हाल में शबाना से शादी करना होगी। ख़ानदान में ही रिश्ता हो तो बेहतर है। तीसरे बरस तुराब अली को दिल का दौरा पड़ा। जब ज़रा तबीयत संभली तो इसने अपने दोस्त हमीदुल्लाह चौधरी और वकील हशमत बेग के मशवरे के मुताबिक वसीयत लिखी और इसके कुछ दिनों बाद इस दुनिया से हमेशा के लिए रुखसत हो गया। अपने भाई भाभी और इनकी औलाद को अपनी वसीयत के जाल में फांस कर चला गया। रजब अली ने तन्हाई में अपनी बेगम को समझाया, फिक्र न करो, हम महबूब को इतना प्यार देंगे, इतना प्यार करेंगे कि वो हमारे लाड प्यार में बिल्कुल ही नाकारा हो जाएगा। दुश्मन को मारने के लिए ज़रूरी नहीं है कि नफ़रत का जहर दिया जाए, मोहब्बत से भी मारा जा सकता है और हमारे हक़ में मोहब्बत की मार बेहतर होगी, क्योंकि इस मार के बाद भी महबूब जिंदा रहेगा और हमारे लिए आमदनी का ज़रिया बनता रहेगा। तुराब अली की मौत के बाद हमीदुल्लाह चौधरी बराबर महबूब का ख्याल रखने के लिए घर आया करता था। पहले दिन में एक बार आता था, फिर मसरूफियात के बाइस हफ्ते में एक बार आने लगा। 1 बरस के बाद ही इसका तबादला हो गया, लिहाजा इसे मजबूरन इस शहर से जाना पड़ा, लेकिन वो 1 माह बाद ज़रूर आता था। महबूब को भी देखता था और कारोबार का हिसाब भी चेक करता था। इसे महबूब को देखकर मायूसी होती थी। साल भर तक अलिफ बे का कायदा पढ़ाने के बावजूद इसे कुछ याद नहीं रहता था। अलिफ से ये तक के हरूफ बार बार भूल जाता था। कुछ तो शायद कुदरती तौर पर वो कुन ज़हन होगा, कुछ अफयून ने अपना असर दिखाया होगा। इसके बिगड़ने में सबसे ज़्यादा हाथ चचा और चच्ची का था। वो दोनों इससे इतना प्यार करते थे कि अपने वालिदैन भी होते तो इतना ना करते। वो इसकी हर बात मानकर इसे ज़िद्दी बनाते रहते थे, इसके गुस्से को बर्दाश्त कर लेते थे, इसके लिए कीमती खिलौने खरीद कर लाते थे और खेलों में दिलचस्पी पैदा करते थे। ऐसे में भला वो पढ़ने में क्या दिल लगाता। इसके बरक्स शबाना बहुत ज़हीन थी। इसने 11 बरस की उम्र में 7 जमातें पास कर लीं। वो महबूब को भी समझाती थी, इसके साथ खेलती थी, लेकिन इसके लिए पढ़ने में भी दिलचस्पी पैदा करने की कोशिश करती थी। एक दिन आज़म की बीवी ने कहा, क्या आप शबाना के तेवर देख रहे हैं? आज़म ने पूछा, क्यों, शबाना को क्या हुआ है? ये अभी से महबूब की बहुत हमदर्द है, इसे बहुत चाहती है। ऐसा ना हो कि शादी के बाद ये महबूब की होकर रह जाए और हम सबको भूल जाए, पराया समझने लगे। कैसी बातें करती हो? वो मेरी बहन है, वो मेरा और अपने माँ बाप का पहले ख्याल करेगी। यह आपकी खुशफहमी है। आजकल 100 में से 1 लड़की ऐसी होती है जो माँ बाप का घर भरती होगी, वरना सभी अपना बैंक बैलेंस बढ़ाने की फिक्र में लगी रहती हैं। अपना मुस्तकबिल, अपने बच्चों का मुस्तकबिल देखती हैं
और शौहर को अपने लिए उंगलियों पर नचाती हैं। मैं पहले से कह देती हूँ, ये शबाना सिर्फ अपने मतलब की खातिर महबूब को हैंडल करेगी और एक दिन हम सबको इस कोठी से निकाल देगी। तुम क्या चाहती हो? क्या मैं अपनी बहन का गला घोट कर इसे मार डालूं? क्या मारना ही ज़रूरी होता है? क्या महबूब को मार डाला गया है? इसे भी तो जिंदा रखा गया है। शबाना को भी कुन जहन बनाकर रखा जा सकता था, मगर आप लोगों ने ये नहीं सोचा। बकवास मत करो, अम्मी ने सुन लिया तो तुम्हारी दुश्मन बन जाएंगी। भला कोई अपनी औलाद को जानबूझकर कुन जहन बनाता है? आप अपने वालिदैन की तो बात ही ना करें। बात मेरे और आपके दरमियान हो रही है। अगर आप अपनी भलाई चाहते हैं तो मैं एक मशवरा देती हूँ, और वो ये कि आप महबूब और शबाना की शादी कभी ना होने दें। हमेशा किसी न किसी बहाने टालते रहें। जिस दिन शादी होगी वो हम सब की तबाही का पहला दिन होगा। आपको मेरी बातें बुरी लगेंगी, लेकिन आप तन्हाई में ठंडे दिल से ज़रा गौर कर लें। इस वक्त वाकई आज़म को अपनी बीवी की बातें बहुत बुरी लगी थीं। वो गुस्से से बाहर चला गया, लेकिन रफ्ता रफ्ता ये बात इसके दिमाग में पकने लगी। लड़कियां बड़ी खुदगर्ज होती हैं। शादी के बाद अगर दौलत इनके कदमों में हो तो भाई, बाप और माँ को भी नहीं पूछती, मैके की तरफ पलट कर नहीं देखती। अगर शबाना भी ऐसी ही निकली तो क्या होगा? और इसकी बीवी ने सच्ची कहा था कि शबाना के तेवर बता रहे थे कि वो महबूब से बहुत हमदर्दी रखती है और इसे कुछ लगाव भी रखती है। 11 बरस की उम्र में ये हाल है तो आगे जाकर क्या होगा? वो कुछ दिनों तक परेशान रहा, इसी मसले पर गौर करता रहा। एक दिन इसके बाप रजब अली ने पूछा, क्या बात है बेटे, आजकल तुम कुछ उखड़े उखड़े से रहते हो? आज़म ने अपने बाप को वो तमाम बातें बता दीं जो इसकी बीवी से हुई थीं। रजब अली गौर से सुनता रहा, थोड़ी देर तक सोचता रहा, फिर उसने कहा, बहू ठीक कहती है। शबाना के तेवर बताते हैं कि वो बहुत खुदसर निकलेगी और हमसे ज़्यादा महबूब की तरफ माइल रहेगी। फिर आप क्या चाहते हैं? कुछ तो ऐसी तदबीर करनी होगी कि हमारी आमदनी महफूज रहे, वरना हम एक एक पैसे के मोहताज हो जाएंगे। रजब अली ने कहा, वो हमारी बेटी है, तुम्हारी बहन है, हम इससे दुश्मनी भी नहीं कर सकते। एक ही रास्ता समझ में आता है कि जितने साल तक हम शबाना को तालीम हासिल करने में मसरूफ़ रख सकते हैं, ऐसा करते रहें। अगर हमने 15 बरस तक भी इसे आला तालीम हासिल करने के लिए मसरूफ़ रखा तो इन 15 बरसों में हम बहुत कुछ, अपना बैंक बैलेंस बढ़ा लेंगे। इसके बाद फिर जो हालात होंगे वो देखा जाएगा। हम अपने बैंक अकाउंट में क्या खाक जमा करेंगे डैडी? यहाँ कोई तीसरा सुनने वाला नहीं है। हम बाप बेटे को ये तस्लीम करना पड़ेगा कि हम दोनों ही फिजूल खर्च हैं। आज तक कभी बड़ी रकम बचाकर नहीं रख सके, आइंदा क्या बचाएंगे? फिर मेरी बेगम की यानी आपकी बहू की फरमाइशें दिन ब दिन बढ़ती ही जाती हैं। शॉपिंग भी हज़ारों की होती है। भला ऐसे में हम क्या बचाएंगे? हमारा मुस्तकबिल बस इसी में है कि महबूब ज़िंदा रहे, सलामत रहे, हमारी सरपरस्ती में रहे और शबाना हमारे इशारों पर नाचती रहे, या फिर दोनों की शादी कभी ना होने पाए। ये नहीं हो सकता। शादी तो ज़रूर होगी। अगर हमने ज़्यादा अरसे तक शादी को टालने की कोशिश की, बहाने करते रहे, तो हमीदुल्ला चौधरी और वो वकील हशमत बेग हमें कानूनी तौर पर नोटिस देते रहेंगे और शादी पर मजबूर करेंगे। हमने अगर इस नोटिस पर अमल ना किया तो फिर वो इस वसीयत को बदलने के मजाज होंगे और किसी दूसरी लड़की से इसकी शादी कर देंगे। बाहर की लड़की बहू बनकर आएगी तो वो हमारे लिए एक खुला चैलेंज होगी, हमें यहाँ टिकने नहीं देगी। दोनों बाप बेटे बहुत देर तक गौर करते रहे। फिर आज़म ने कहा, एक तदबीर है। एक डॉक्टर से मेरी गहरी दोस्ती है। वो अच्छी खासी रकम लेकर डॉक्टरी उसूलों के ख़िलाफ़ दवाएं देता है। अगर मैं इससे कोई ऐसी दवा लूँ जिससे दिमाग को कमज़ोर बनाया जा सकता है तो हम शबाना को भी महबूब की तरह कौन जहन बना लेंगे। वो हमेशा के लिए बेज़रर हो जाएगी। इनकी शादी से फिर हमें कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। अपने अच्छे मुस्तकबिल की सलामती के लिए देखा जाए
तो इसके सिवा कोई और रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। अब हम अपनी औलाद को मार तो नहीं सकते, लेकिन इसे कमज़ोर बनाकर अपने काबू में रख सकते हैं। मैं अभी इस मसले पर गौर करूँगा, फिर कोई फैसलाकुन जवाब दूँगा। आज़म ने कहा, वो डॉक्टर पहाड़ी इलाके में गर्मियाँ गुजारने गया है, क्यों ना हम भी वहाँ चलें? अच्छी खासी तफरीह भी हो जाएगी। इस अरसे में आप कोई फ़ैसला भी कर लेंगे और मैं डॉक्टर से कोई ऐसी दवा भी हासिल कर लूँगा। दूसरे दिन पहाड़ी इलाके श्रीपुर जाने का फ़ैसला हो गया। वो बज़रिया तैयारा वहाँ पहुँचे, एक कॉटेज किराए पर लिया। रजब अली ने कई बार सोचा कि शबाना के सिलसिले में अपनी बीवी से मशवरा ले, फिर ये सोचकर इरादा बदल दिया कि एक माँ कभी अपनी बेटी के दिमाग को कमज़ोर बनाने की तायद नहीं करेगी, बल्कि मुखालफत करेगी। इधर आज़म ने भी कुछ इसी तरह सोचा। वो अपनी बीवी को बताना चाहता था, अपना राजदार बनाना चाहता था। फिर दिमाग ने समझाया कि ऐसे मामलात में औरत को राजदार नहीं बनाना चाहिए। एक दिन यही बीवी ताना देगी कि दौलत की खातिर अपनी बहन के दिमाग को कमज़ोर बना दिया। ये सोचकर उसने भी इरादा तर्क कर दिया। चुपचाप डॉक्टर से मिलने के लिए चला गया। जब वो 2 घंटे के बाद वापस आया तो कॉटेज में उसके डैडी और मम्मी बहुत परेशान थे। पता चला कि शबाना सुबह से कॉटेज में नहीं है। वो यही समझ रहे थे कि वो महबूब के साथ कहीं खेल रही होगी। महबूब से पूछने पर पता चला कि उसने भी इसे सुबह से नहीं देखा है। आज़म ने अपनी बीवी के मुतालिक पूछा, फ़िरोज़ा कहाँ है? इसकी मम्मी ने कहा, मैं क्या बताऊं, वो तो सुबह से निकली है, कहकर गई थी कि शॉपिंग के लिए जा रही है, देर से वापस आएगी। ये सुनते ही आज़म ने अपने बाप की तरफ देखा। इसके बाप ने कहा, बेटे, मुझे यही ख्याल आ रहा है, कहीं हमारी बहू ने कोई गलत कदम ना उठाया हो, कहीं इसी ने शबाना को। आज़म कुछ सुनने से पहले ही वहाँ से पलट गया। तेज़ी से चलता हुआ कॉटेज के अहाते से बाहर जाने लगा। बाहर महबूब एक गुलेरी के पीछे भाग रहा था। आज़म ने उसे आवाज़ दी, महबूब सुनो, क्या तुम्हें शबाना से मोहब्बत नहीं है? वो तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्त है और वो कहीं गुम हो गई है। महबूब ने पलटकर इसकी तरफ आते हुए कहा, मैं भी इसे ढूंढ रहा हूँ, वो मुझसे नाराज़ होकर चली गई है। और आज़म ने गुस्से से कहा, अहमक, वो नाराज़ होकर नहीं गई है, बल्कि तुम्हारी भाभी ने इसे कहीं गायब कर दिया है। वो इसकी दुश्मन है, वो तुम्हारी शबाना को जान से मार देगी। चलो अपनी भाभी को तलाश करो। वो दोनों तेज़ी से चलते हुए बाज़ार में पहुँचे। श्रीपुर का बाज़ार बहुत छोटा था। दौलतमंद ख़वातीन के लिए 2-4 बड़ी बड़ी दुकानें थीं। वहाँ देख लेने के बाद वो झील की तरफ जाने लगे। झील वहाँ से तकरीबन 2 मील के फासले पर थी। आज़म के दिमाग में ये ख्याल आया था कि फ़िरोज़ा कहीं अपने भाई और इसके गुंडों के ज़रिए शबाना को झील में ले जाकर डबो न दे। इन्हें ज़्यादा दूर न जाना पड़ा। 2 फर्लांग का फासला तय करते ही फ़िरोज़ा बहुत दूर नजर आई। इसे देखते ही आज़म रुक गया। इसने महबूब का हाथ पकड़ लिया। फिर इसने पूछा, महबूब, तुम शबाना को कितना चाहते हो? मैं बहुत चाहता हूँ। वो बहुत अच्छी दोस्त है, इसके साथ खेलने में बड़ा मज़ा आता है। आज़म ने इसे सर से पाँव तक देखा। इन दिनों महबूब 15 बरस का था, लेकिन कद इसका आज़म के बराबर था। डील डोल में भी भारी था। अच्छी सेहत थी, मजबूत हाथ पाँव थे, बस एक खोपड़ी खाली थी। आज़म ने इसे गौर से देखने के बाद चंद लम्हों तक कुछ सोचा, फिर झुककर अपनी दोनों टांगों के दरमियान से दोनों हाथ निकालकर दोनों कान पकड़ लिए। मुर्गा बन गया। महबूब ने हैरानी से पूछा, भाईजान, ये आप क्या कर रहे हैं? आज़म ने कहा, मैं मुर्गा बन गया हूँ। मुर्गा बनने से अकल बढ़ती है और मालूम हो जाता है कि हमारा दुश्मन कौन है। महबूब ने पूछा, हमारा दुश्मन कौन है? तुम्हारी भाभी। तुम्हारी भाभी शबाना को लेकर कहीं गई है, इसे मार डाला और इसकी लाश को कहीं छुपा दिया है। अब तुम क्या करोगे? मैं भी भाभी को मार डालूँगा, बहुत ज़ोर से मारूँगा। अहमक कहीं के, बहुत ज़ोर से मारने से कोई नहीं मरता, इसका गला घोटना पड़ता है। अच्छा, समझ गया, गला घोटना पड़ता है। दोनों हाथों से? हाँ, दोनों हाथों से। अहमक कहीं के, फिर सोचते क्या हो? वो तो तुम्हारी भाभी नज़र आ रही है, जाओ
और इसे पूछो कि शबाना को कहाँ छुपाया है। वो जवाब देने से इनकार करे तो इसे ख़त्म कर देना। इसका हुक्म सुनते ही वो तामील के लिए दौड़ता हुआ फिरोज़ा की तरफ जाने लगा। आज़म मुर्गे से इंसान बन गया। वो एक दरख्त के पीछे जाकर खड़ा हो गया और तमाशा देखने लगा। उधर फिरोज़ा ने महबूब को अपनी तरफ आते देखा तो पूछा, महबूब कहाँ से आ रहे हो? अकेले हो? हाँ अकेला हूँ और तुम्हें जान से मार डालने के लिए आया हूँ। फिरोज़ा ने हैरानी से पूछा, क्यों? तुम मुझे क्यों मारोगे? तुमने मेरी शबाना को मार डाला है, बताओ इसे कहाँ छुपाया है? फिरोज़ा ने घबरा कर इसे देखा, फिर कहा, मैंने इसे कहीं नहीं छुपाया है, तुमसे किसी ने गलत कहा है। इसकी बात ख़त्म होते ही महबूब ने एक ज़ोर का तमाचा उसके मुंह पर रसीद किया। वो लड़खड़ा कर पीछे गई, समझ गई कि इस खर दिमाग से बहस करना फजूल है, इससे पीछा छुड़ाना होगा। महबूब फिर करीब आने लगा तो उसने एकदम से चौंक कर इसके पीछे देखते हुए कहा, अरे ये तो शबाना आ गई। महबूब ने फ़ौरन ही उधर पलट कर देखा। इसी वक्त फिरोज़ा ने इसे ज़ोर का धक्का दिया। वो दोनों ऊंचाई पर खड़े हुए थे। वो अपना तवाज़ुन न संभाल सका, गिरा तो ढलान की तरफ लुढ़कता चला गया। आज़म ने दरख्त के पीछे से देखा। फिरोज़ा इसे धक्का देने के बाद एक तरफ भागती चली जा रही थी। आज़म भी इसी तरफ दौड़ने लगा। वो कभी दौड़ रही थी, कभी तेज़ी से चल रही थी। आखिर एक जगह थक कर झाड़ी के पीछे खड़ी हो गई, अपनी सांसें दुरुस्त करने लगी। इसी वक्त कदमों की धमक सुनाई दी। वो फिर चीख कर भागना चाहती थी कि आज़म को देखते ही रुक गई। इसने कहा, आज़म, वो पागल का बच्चा मेरा दुश्मन हो गया है, कहता है कि मैंने शबाना को मार डाला है, मुझे इस पागल से बचाओ। आज़म आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ इसके करीब आ गया, फिर इसके दुपट्टे के एक सिरे को थाम कर बोला, इस सर्द इलाके में तुम दौड़ते दौड़ते किस तरह पसीने में नहा रही हो? ऐसा कहते हुए वो इसके चेहरे से वो गर्दन से पसीना खुश्क करने लगा। शबाना सुबह से गायब है। कॉटेज के आसपास हमने देख लिया, बाजार में भी ढूंढ लिया, यकीनन तुम इसका पता मुझे बताओगी। आज़म, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं शबाना के मुतालिक कुछ नहीं जानती। आखिर वो कहाँ गायब हो गई? शबाना हम सब की सगी भी है और दुश्मन भी, ऐसी दुश्मन जिसे हम हलाक नहीं कर सकते, लेकिन तुम भाभी हो, अपने मफाद की खातिर इसकी जान भी ले सकती हो। अचानक फिरोज़ा को एहसास हुआ कि वो बातों ही बातों में इसके दुपट्टे को इसकी गर्दन के अतराफ लपेट रहा है। वो चौंक कर बोली, ये तुम क्या कर रहे हो? दुपट्टे को किस तरह लपेट दिया है? आज़म ने दूसरे ही लम्हे दोनों हाथों से इसकी गर्दन दबोच ली, फिर कहा, हाँ तो बताओ शबाना कहाँ है? गर्दन पर उंगलियों का दबाव पड़ने लगा। वो फंसी फंसी आवाज़ में कहने लगी, मैं कसम खाकर कहती हूँ, मैं कुछ नहीं जानती। देखो फिरोज़ा, तुम कुछ जानो या ना जानो, मैं इतना जानता हूँ कि तुम्हें ज़िंदा नहीं रहना चाहिए। तुम ज़िंदगी के किसी भी मरहले पर मुझे ताने दे सकती हो कि मैंने ही अपनी बहन को गायब किया है, या फिर इसके गायब होने पर एक भाई की मोहब्बत और गैरत के साथ इसे तलाश नहीं किया। तुम्हें इसलिए भी मरना चाहिए कि तुम अब पुरानी हो चुकी हो। मैं जानता हूँ कि मेरी बहन मुझे नहीं मिलेगी, इसकी जगह कोई दूसरी बहन नहीं बन सकती, लेकिन कोई दूसरी बीवी तो आ सकती है। फिरोज़ा की सांस रुक रही थी, तकलीफ बढ़ रही थी, दीदे फैल रहे थे। आज़म ने कहा, मैं 2 शराइत पर तुम्हें ज़िंदा छोड़ सकता हूँ। एक तो ये कि शबाना को जिनके हवाले किया है इनका पता बता दो, दूसरी ये कि तुम मेरी ज़िंदगी से हमेशा के लिए चली जाओ, खुद ही तलाक ले लो। फिरोज़ा ने बड़ी मुश्किल से फंसी फंसी आवाज़ में कहा, मैं बताती हूँ। आज़म ने अपनी गिरफ्त ढीली की, वो गहरी सांस लेना चाहती थी। इसने कहा, नहीं, तुम्हें इस वक्त जितनी सांस मैसर आ रही है इसका सहारा लेकर बताओ शबाना कहाँ है। वो बोली, मैं कसम खाकर कहती हूँ कि मैंने इसे गायब करने के लिए अपने भाई को यहाँ बुलाया था। मंसूबा ये था कि यहाँ से आसानी से शबाना को गायब किया जा सकेगा, लेकिन मेरा मंसूबा अभी मुकम्मल नहीं हुआ था। मैं यहाँ अपने भाई को तलाश करने आई थी। शबाना कहाँ चली गई ये मैं कुछ नहीं जानती। मैं बड़ी से बड़ी कसम खाने के लिए तैयार हूँ। आज़म ने गिरफ्त मजबूत करते हुए कहा, तुमने अपने भाई को बुलाया, शबाना गायब हो गई और ढीठ बनकर कसम खा रही हो?
کہ तुम इस सिलसिले में मासूम हो? मक्कार औरत, तुम्हें मर जाना चाहिए। महबूब ढलान से लुढ़कता हुआ जब नीचे पहुंचा तो इसे बहुत गुस्सा आया। इसने फौरन ही उठकर बुलंदी की तरफ गुस्सा दिखाते हुए कहा, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, खूब ज़ोर से मारूंगा। नहीं, ज़ोर से नहीं मारूंगा। भाईजान कहते हैं गला घोंटने से तुम मरोगी। मैं गला घोंट दूंगा, दोनों हाथों से। हाँ, दोनों हाथों से। वो गुस्से से बुड़बुड़ाता हुआ बुलंदी की तरफ दौड़ता हुआ जाने लगा। जब वो वहाँ पहुँचा तो फिरोज़ा बुलंदी पर नहीं थी। वो इसे तलाश करते हुए इधर उधर भटकने लगा। भटकने के दौरान इसकी नज़र अपने आज़म भाईजान पर गई। इसका भाईजान इसी तरह दरख्त के पास मुर्गा बना हुआ था। वो दौड़ता हुआ वहाँ गया। आज़म ने पूछा, मैं अभी तक मुर्गा बना हुआ दानिशमंदी की बातें सोच रहा था। मुझे मालूम है कि तुम फिरोज़ा को नहीं पकड़ सके, वो छुप गई है। उधर देखो, जहाँ दो झाड़ियाँ एक दूसरे के आमने सामने हैं, वहीं वो छुपी हुई है और आराम से सो रही है। फ़ौरन जाओ, वरना वो उठकर भाग जाएगी। वो पलटकर दौड़ता हुआ इन झाड़ियों की तरफ जाने लगा। जब वो दूर निकल गया तो आज़म मुर्गे से इंसान बन गया। इसने चंद लम्हों तक इसे देखा, फिर वहाँ से पलटकर भागता हुआ कॉटेज में आया। वहाँ इसके डैडी और मम्मी इसके मुंतज़िर थे। उन्होंने पूछा, क्या हुआ, शबाना मिली? नहीं अम्मी, शबाना तो नहीं मिली है। हम अभी थाने में रिपोर्ट लिखाएंगे, लेकिन कुछ और हो गया है। वो फिरोज़ा के मुतालिक बताने लगा। इसके माँ बाप हैरानी से मुंह खोले सुन रहे थे। फिर बाप ने परेशान होकर पूछा, ये तुमने क्या किया? इसे हलाक क्यों कर दिया? डैडी, वो बहुत ही ठीठ है, कभी इकरार नहीं करेगी और ना ही बताएगी कि शबाना को कहाँ ले जाया गया है, इसलिए मैंने इसे मार डाला है। यूँ भी अम्मी को बहू पसंद नहीं थी और वो मेरे लिए भी नाकाबिले बर्दाश्त बोझ बन गई थी। मैंने इसे रास्ते से हटा दिया। इसकी अम्मी ने पूछा, जहन्नम में गई फिरोज़ा, मेरी बेटी का क्या होगा? मम्मी, वो मिल जाएगी, आप परेशान न हो, हम अभी जाकर रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। वो अपने बाप के साथ उठ गया, वहाँ से थाने की तरफ जाने लगा। रास्ते में रजब अली ने कहा, ये तुमने क्या किया? इस अहमक को फिरोज़ा की लाश के पास क्यों भेज दिया? डैडी, मैंने खूब सोच समझ कर ऐसा किया है। अब वो उल्टे सीधे बयान देगा तो पुलिस उलझ जाएगी और मुझ तक नहीं पहुंच सकेगी। फिरोज़ा के मुतालिक हम बयान देंगे कि वो ज़ेवरात पहने हुए थी, इसके बदन पर अब ज़ेवरात नहीं हैं। ये ख्याल कायम किया जाएगा कि किसी ने इन ज़ेवरात की खातिर इसे हलाक किया है। फिर महबूब का अहमकाना बयान पुलिस वालों को उलझाएगा। रजब अली ने कहा, मगर महबूब हिरासत में ले लिया जाएगा, जेल भेज दिया जाएगा, मुकदमा चलेगा। डैडी, ये तो बड़ी अच्छी बात है। मुकदमे के अखराजात कितने होते हैं, आप अंदाज़ा लगाएं। हम बढ़ चढ़कर इसका बिल बनाएंगे, सारी रकम हमारे हाथ आएगी। हम बहुत महंगे और तजुर्बेकार वकील की खिदमत हासिल करेंगे। महबूब के अहमकाना बयानात के मुताबिक इसे सज़ा नहीं हो सकती। फिर यह कि हमारे पास इसकी बचपन से लेकर अब तक की डॉक्टरी रिपोर्ट मौजूद है। वो दिमागी तौर पर कमज़ोर है, लेकिन पागल नहीं है, किसी को भी जानी नुकसान नहीं पहुंचाता है। हमारे दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार, महल्ले पड़ोस के लोग इस बात के गवाह हैं कि वो नहायत ही मासूम सा लड़का है और बच्चों जैसी ज़िंदगी गुजारता है। वो बातें करते हुए पुलिस स्टेशन पहुंच गए। वहां उन्होंने शबाना और महबूब की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई। इंस्पेक्टर ने पूछा, आपको किसी पर शुबा है? आज़म ने कहा, हमें किसी पर शुबा नहीं है। मेरी बीवी फ़िरोज़ा सुबह ये कहकर गई थी कि शॉपिंग के लिए जा रही है, देर से वापस आएगी। घर के बाकी तमाम अफराद परेशान हैं। फ़िरोज़ा को अभी इस गुमशुदगी की खबर नहीं है। इंस्पेक्टर ने कहा, आपने बयान में लिखवाया कि महबूब 16 बरस का जवान लड़का है, फिर तो वो अच्छा खासा समझदार होगा। अपनी 11 बरस की बहन को कहीं घुमाने फिराने ले गया होगा। रजब अली ने कहा, जनाब, आप नहीं जानते, महबूब बिल्कुल ही अहमक लड़का है। बचपन से इसकी मेडिकल रिपोर्ट हमारे पास मौजूद है। इसका नफ्सियाती तौर पर भी इलाज होता रहता है। बज़ाहिर वो मुकम्मल नौजवान नज़र आता है, लेकिन ज़हनी तौर पर बिल्कुल बच्चा है। आज़म ने कहा, वो हमेशा उल्टी सीधी बातें करता रहता है, ऐसी बातें जिन्हें सुनकर हंसी आती है,
लेकिन इस बात पर यकीन नहीं आता फिर ये कि इसकी याददाश्त कमज़ोर है। जो बात गुजर जाती है इसे जल्दी भूल जाता है। इसी वक्त पुलिस स्टेशन के बाहर कुछ शोर सुनाई दिया। एक सिपाही ने आकर कहा, जनाब, कुछ लोग एक कातिल को पकड़कर लाए हैं। वो कह रहे हैं कि वो एक औरत का गला घोंटकर इसे मार रहा था। ये सुनते ही आज़म चौंक गया, लेकिन अपने आप को फौरन ही संभाल लिया ताकि इसके चेहरे से कोई रद्द अमल ज़ाहिर न हो। इंस्पेक्टर ने अपनी कुर्सी से उठते हुए पूछा, क्या वो औरत मर चुकी है? जी हाँ, वो लोग यही कह रहे हैं। लाश कहाँ है? वहीं एक झाड़ी के पीछे है। इस लाश के पास कुछ लोग निगरानी के लिए खड़े हुए हैं और वो हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। इंस्पेक्टर तेज़ी से चलता हुआ पुलिस स्टेशन के बरामदे में आया। वहाँ कुछ लोगों ने महबूब को पकड़ रखा था। इंस्पेक्टर ने पूछा, तुमने क्यों कत्ल किया है? मैंने कत्ल नहीं किया है, दोनों हाथों से गला घोंटकर मारा है। हाँ हाँ, इसी को कत्ल करना कहते हैं। वो औरत कौन थी? वो मेरी भाभी थी। मेरी चचाजाद बहन शबाना को इसने मार डाला है। शबाना? इंस्पेक्टर ने कुछ सोचते हुए अंदर दफ्तर की तरफ देखा। अभी तो एक शबाना की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है, बल्कि शबाना और उसके साथ एक 16 बरस का जवान लड़का है। इसका नाम, हाँ याद आया, महबूब है। महबूब ने कहा, मेरा नाम महबूब है और शबाना मेरी दोस्त है। अच्छा, इस औरत का नाम क्या है जिसे तुमने कत्ल किया है? इसका नाम भाभी है। ये नाम नहीं, रिश्ता है। नाम बताओ। महबूब सोचने लगा। वो घर में कई बार फिरोज़ा का नाम सुन चुका था, मगर इस वक्त याद नहीं आ रहा था। इंस्पेक्टर ने पूछा, क्या इसका नाम फिरोज़ा है? महबूब ने चौंक कर कहा, हाँ हाँ, आप तो बहुत कुछ जानते हैं। मेरी भाभी का नाम फिरोज़ा है। इतने में आज़म और रजब अली दफ्तरी कमरे से निकलकर बरामदे में आए। महबूब ने इन्हें देखते ही कहा, अरे भाईजान, चचा जान, आप यहाँ हैं? मैं आपको वहाँ तलाश कर रहा था। आज़म ने पूछा, किसे तलाश कर रहे थे? भाईजान आपको, आप वहाँ मुर्गा बने हुए थे। आज़म ने मुस्कुराकर इंस्पेक्टर को देखते हुए कहा, सुन लीजिए। क्यों महबूब, क्या मैं मुर्गा नज़र आ रहा था? नहीं नहीं, वो मुर्गा नहीं, ऐसा वाला मुर्गा। इसने झुककर दोनों टांगों के नीचे से हाथ निकालकर अपने कान पकड़ लिए, फिर कहा, वो ऐसे मुर्गा बने हुए थे। इंस्पेक्टर ने डांट कर कहा, सीधी तरह खड़े हो जाओ, क्या तुम पागल हो? आज़म ने आगे बढ़कर कहा, नहीं इंस्पेक्टर साहब, हम पहले बता चुके हैं कि ये पागल नहीं है। इसके अंदर बचपना है, इसका जहन बहुत कमज़ोर है। रजब अली ने आगे बढ़कर कहा, इंस्पेक्टर साहब, हम यकीन से कह सकते हैं कि महबूब किसी को कत्ल नहीं कर सकता। आज तक इसने एक चींटी को नहीं मारा है। ये पता नहीं क्यों ऐसी बातें कर रहा है। ज़रा इससे पूछिए कि इसने मेरी बहू पर किस तरह हमला किया था। महबूब ने कहा, चाचा जी, मैं क्या हमला करूँगा? भाभी ने खुद ही मुझ पर हमला किया, मुझे बड़े ज़ोर से धक्का दिया। मैं नीचे लुढ़कता चला गया और वो भाग गईं। फिर मैं इन्हें तलाश करते हुए भाईजान के पास आया। ये मुर्गा बने हुए थे। इंस्पेक्टर ने डांट कर कहा, फिर वही मुर्गा, सीधी तरह बात करो, फिर क्या हुआ? आज़म ने जल्दी से महबूब को मुखातिब करते हुए कहा, यानी फिर तुम इसके पीछे पहुंच गए? महबूब ने कहा, हाँ, मैं वहाँ पहुँचा तो भाभी मुझे धक्का देकर वहाँ आराम से सो रही थी। इंस्पेक्टर ने ताज्जुब से पूछा, सो रही थी? हाँ, मैंने जाकर कहा, मुझसे छुपने की कोशिश न करो, तुम जाग रही हो, जवाब दो, मेरी शबाना कहाँ है? मगर उसने जवाब नहीं दिया। मैंने करीब पहुंचकर झंझोड़ा, एक तमाचा भी मारा, मगर उन्होंने आंख नहीं खोली। तब मैंने गुस्से में आकर इनका गला घोंट दिया। रजब अली ने कहा, देखिए इंस्पेक्टर साहब, ज़रा इसके बयान पर गौर कीजिए। मेरी बहू पहले से मर चुकी थी, वो सो नहीं रही थी। ये अहमद समझ रहा है कि। इंस्पेक्टर ने हाथ उठाकर कहा, बस आप लोग खामोश रहें। इस लड़के को हवालात में बंद करो और आप दोनों में से कोई एक मेरे साथ चले ताकि लाश की शनाख्त हो सके। आज़म ने कहा, मेरी बीवी का मामला है, इसलिए मैं आपके साथ चलता हूँ। डैडी यहीं रहेंगे। वो इंस्पेक्टर और चंद सिपाहियों के साथ वहाँ से चला गया। 2 सिपाही महबूब को पकड़कर सलाखों के पीछे ले जाने लगे।
محبوب نے جاتے جاتے پلٹ کر کہا، چاچا جی، یہ لوگ مجھے پکڑ کر لے جا رہے ہیں، مجھے بچائیے۔ رجب علی نے آگے بڑھتے ہوئے کہا، بیٹے، ایک تو تم احمقانہ باتیں کرتے ہو، تم یہ کیوں کہہ رہے ہو کہ تم نے اس کا گلا گھونٹ کر مار ڈالا ہے؟ تم ایسا مت کہو۔ وہ کیوں نہ کہوں، میں نے ایسا کیا ہے۔ وہ اسے گھسیٹتے ہوئے لے گئے۔ ایک سپاہی نے رجب علی کے پاس آ کر کہا، بڑے میاں، کسی ملزم سے بات کرنے کی اجازت نہیں ہے، آپ وہاں دفتر میں جا کر بیٹھیں۔ رجب علی نے جیب سے گولڈ لیف کا پیکٹ نکالا، پھر ایک سگریٹ اپنے منہ میں دباتے ہوئے پیکٹ سپاہی کی طرف بڑھا دیا۔ سپاہی نے مسکرا کر پیکٹ کو ہاتھ میں لیا، ایک سگریٹ نکال کر ہونٹوں میں دبایا اور پیکٹ واپس کرنے لگا۔ رجب علی نے کہا، میں زیادہ سگریٹ نہیں پیتا ہوں، آپ یہ پیکٹ رکھ لیجئے۔ سپاہی نے اسے جیب میں رکھ لیا۔ رجب علی نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کر ماچس کی ڈبیا اس طرح نکالی کہ ڈبیا کے ساتھ 100 کا ایک نوٹ بھی نکل آیا۔ سپاہی نے ڈبیا کے ساتھ اسے بھی لے لیا، نوٹ کو جیب میں رکھا اور سگریٹ سلگانے لگا۔ رجب علی نے کہا، مجھے میرا بھتیجا ہے، میں ذرا اس سے باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ سپاہی نے سگریٹ کا ایک گہرا کش لیا، پھر دھواں چھوڑتے ہوئے کہا، وہاں 2 سپاہی اور ہیں۔ رجب علی نے جیب سے پھر 100 کا ایک نوٹ نکال کر کہا، انہیں آپ 50-50 دے دیں۔ اچھا، آپ یہاں ٹھہریں، میں ابھی آتا ہوں۔ وہ حوالات کی طرف گیا، تھوڑی دیر بعد واپس آیا۔ رجب علی کو محبوب سے ملنے کی اجازت مل گئی۔ وہ آہنی سلاخوں کے پاس پہنچا تو سپاہی وہاں سے دور چلے گئے۔ رجب علی نے پوچھا، بیٹے، مجھے بتاؤ کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا اور تم نے کیا کیا؟ محبوب بتانے لگا۔ رجب علی اس کی باتوں کے دوران اسے ٹوکنے لگا، سمجھانے لگا کہ اسے کون سی بات کہنا چاہیے اور کون سی بات نہیں کہنا چاہیے، بلکہ اسے اب یہی کہنا چاہیے کہ اسی نے اپنی بھابھی کا گلا گھونٹ کر اسے مارا ہے۔ اگر وہ اس بیان پر قائم رہے گا تو اسے احمق ثابت کر کے بچا لیا جائے گا۔ پھر اس نے محبوب سے پوچھا، کیا تم چاہتے ہو کہ پولیس والے تمہارے بھائی جان کو پھانسی پر چڑھا دیں؟ محبوب نے انکار میں سر ہلا کر کہا، نہیں نہیں، میرے بھائی جان بہت اچھے ہیں، جو ان کو پھانسی پر چڑھائے گا میں اس کا بھی گلا دبا دوں گا۔ تمہارے گلا دبانے سے کچھ نہیں ہوتا، تمہارے بھائی جان تو مر جائیں گے نا، اس لیے جو سمجھاتا ہوں اس پر عمل کرو۔ پولیس والوں سے یہ نہ کہو کہ بھائی جان نے تمہیں بھابھی کا گلا گھونٹنے کے لیے کہا تھا۔ اچھا، میں یہ نہیں کہوں گا۔ تمہارے کہنے سے کیا ہوتا ہے، تم پھر بھول جاؤ گے۔ اس بات کو اچھی طرح یاد رکھو، یہ کبھی نہ کہنا کہ تمہارے بھائی جان نے ایسا کہا تھا۔ میں کبھی نہیں بھولوں گا، میں کبھی ایسا نہیں کہوں گا۔ ہاں، یہ ضرور کہنا کہ تمہارے بھائی جان وہاں مرغاب بنے ہوئے تھے۔ اچھی بات ہے، یہ کہوں گا۔ رجب علی جو سمجھا رہا تھا وہ سمجھ رہا تھا، جو سکھا رہا تھا وہ سیکھ رہا تھا۔ بچپن سے وہ رجب علی اور اس کی بیوی یعنی اپنی چچی کے زیر سایہ رہا تھا، ان سے متاثر ہوتا رہا تھا اور ان کی ہر بات مان لیتا تھا، کیونکہ وہ لوگ بہت اچھے تھے اور اس کو ضد کرنا سکھایا کرتے تھے اور اس کی وہ ضد پوری ہو جایا کرتی تھی۔ قتل کا وہ کیس تھانے سے عدالت پہنچ گیا اور محبوب تھانے سے لے کے عدالت تک ایک دلچسپ تماشا بنتا گیا۔ پولیس سے لے کر وکیل، سرکاری وکیل اور جج صاحبان اس کے بیانات سنتے تھے اور زیر لب مسکراتے تھے۔ حمید اللہ چودھری اور وکیل حشمت بیگ، رجب علی، اعظم، سبھی نے محبوب کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے اہم ثبوت پیش کیے۔ بڑے بڑے دماغی امراض کے ڈاکٹروں کی رپورٹیں بھی پیش کی گئیں۔ عدالت کی طرف سے حکم جاری ہوا کہ ملزم محبوب کا طبی معائنہ کرایا جائے، دماغی امراض کے ماہرین کی مزید رپورٹیں حاصل کی جائیں اور نفسیاتی طریقہ کار کے مطابق محبوب کے متعلق اس بات کی تصدیق کی جائے کہ واقعی وہ احمق ہے یا بن رہا ہے۔ دماغی امراض کے ماہرین اور ماہر نفسیات نے جو رپورٹ پیش کی، اس کا خلاصہ یہ تھا کہ محبوب واقعی معصوم اور بچگانہ ذہن کا مالک ہے۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ انسان کے جسم کے ساتھ اس کی دماغی صلاحیت بھی بڑھتی جائے۔ کتنے ہی لوگ دبلے پتلے اور کمزور ہوتے ہیں لیکن بے حد عقل مند ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس قداور شہزور لوگ کم عقل ہوتے ہیں۔ اس سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے
کہ دماغی صلاحیت کا جسمانی نشو و نما سے کوئی خاص تعلق نہیں ہے، بلکہ انسان کی عمر سے ہے۔ جیسے جیسے عمر گزرتی ہے، اپنے ماحول کے مطابق آس پاس کے لوگوں کی عقل، فراست اور ان کے عمل اور رد عمل سے ذہانت میں اضافہ ہوتا ہے۔ ڈاکٹروں اور ماہرین نفسیات کی رپورٹ میں یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ محبوب اگرچہ بچگانہ ذہن کا مالک ہے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ وہ بچوں کی طرح بالکل سچا ہے اور مکر و فریب کو نہیں جانتا ہے۔ جو بولتا ہے سچ بولتا ہے۔ اس نے یقیناً سچ کہا ہے کہ اس نے اس خاتون کا گلا گھونٹ کر اسے مار ڈالا، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے گلا گھونٹنے سے پہلے ہی کسی نے اسے ہلاک کر دیا تھا۔ محبوب کا بیان غور طلب ہے کہ مقتولہ واردات کے وقت سوتی رہی۔ گلا گھونٹنے کے دوران بھی اس نے اپنے بچاؤ کے لیے جد و جہد نہیں کی، وہ یقیناً پہلے ہی مر چکی تھی۔ آخرکار محبوب کو قتل کے الزام سے بری کر دیا گیا۔ اعظم پر شبہ کیا جا سکتا تھا، لیکن کوئی ثبوت نہیں تھا، کوئی چشمدید گواہ نہیں تھا، پھر اپنی بیوی کو قتل کرنے کا کوئی جواز نہیں تھا۔ یہ بھی ثابت نہ ہو سکا کہ بیوی سے کسی بات پر اختلاف تھا یا دشمنی تھی۔ ان کی ازدواجی زندگی اچھی گزر رہی تھی۔ صرف یہ رائے قائم کر لینا کہ چھوٹی بہن کے گم ہو جانے کے باعث اعظم نے مشتعل ہو کر اپنی بیوی کو ہلاک کیا ہوگا، قابل قبول نہ تھا۔ اگر یہ قابل قبول ہوتا تب بھی اعظم کو قاتل ثابت نہیں کیا جا سکتا تھا۔ بالآخر یہی رائے قائم کی گئی کہ مقتولہ فیروزہ قیمتی زیورات پہنے ہوئے تھی۔ ان زیورات کو حاصل کرنے کے لیے کسی نے اس کو قتل کیا، زیورات لیے اور غائب ہو گیا۔ پولیس ڈپارٹمنٹ سے درخواست کی گئی کہ ایسے کسی گمنام قاتل کو تلاش کیا جائے۔ محبوب رہا ہو کر آ گیا، پھر اپنے بچگانہ طرز زندگی گزارنے لگا۔ اعظم کی ماں نے اپنا سر پیٹ کر کہا، کسی کا کچھ نہیں بگڑا، میری بچی چلی گئی، کسی کو اس کی فکر نہیں ہے، کوئی اسے تلاش نہیں کرتا۔ رجب علی اور اعظم نے سمجھایا کہ اسے جگہ جگہ تلاش کیا گیا ہے، ملک کے تمام پولیس اسٹیشنوں میں اس کی تصویریں پہنچائی گئی ہیں، پولیس والے اسے تلاش کر رہے ہیں۔ اس کی ممی نے کہا، کیا خاک تلاش کر رہے ہو؟ مقدمہ 1 سال تک چلتا رہا۔ ایک طرف یہ اندیشہ تھا کہ محبوب کو سزائے موت یا عمر قید نہ ہو جائے، ہماری آمدنی ماری جائے گی، دوسری طرف بیٹی کی فکر تھی۔ محبوب تو رہا ہو کر آ گیا، بیٹی اب نہ جانے کب ملے گی، پتہ نہیں وہ کہاں ہے، زندہ بھی ہے یا… یہ کہہ کر وہ رونے لگی، روتے روتے زیر لب پڑپڑانے لگی۔ میں نے کسی ماں کی کوکھ اجاڑنے کی فکر کی تھی، محبوب کو ذہنی طور پر برباد کر دیا، اس کی سزا مجھے قدرتی طور پر مل رہی ہے۔ وہ روتی رہی اور اندر ہی اندر کھلتی رہی۔ آخر ایک ماں تھی، بڑی منتوں مرادوں کے بعد ایک بیٹی کی آرزو پوری ہوئی تھی۔ 11 برس تک اسے پھول کی طرح اپنی آغوش کے گلدان میں سجا کر رکھا تھا، اسے خوب پیار کیا تھا، بڑے ارمان نکالے تھے، اب وہی ارمان وہی پیار اسے تڑپا رہا تھا۔ آخر 2 برس تک اس کا انتظار کرتے کرتے، اس کی یاد میں تڑپتے تڑپتے وہ ممتا کی ماری مر گئی، مرنے والی مر گئی، دنیا میں سے جو کرنا تھا کر گئی۔ کاش وہ اپنی قبر سے جھانک کر دیکھتی، جس سے دشمنی کی تھی، جسے وہ بچپن میں افیون دیا کرتی تھی، جسے ذہنی طور پر مفلوج کر دیا تھا۔ وہی لڑکا، وہی محبوب اس کی یاد میں روتا تھا، اسے تلاش کرتا تھا، ضد کرتا تھا کہ میری چچی جان کو بلا کر لاؤ۔ وہ نفرت اور دشمنی کو نہیں سمجھتا تھا، صرف اس محبت کو جانتا تھا جو بچپن سے ملتی رہی تھی۔ وہ چچی اس کی ماں سے زیادہ اہم ہو گئی تھی، ماں کو تو اس نے کبھی یاد ہی نہیں کیا تھا اور نہ ہی اسے کبھی یاد کرایا گیا تھا۔ اعظم نے دوسری شادی کر لی کیونکہ گھر میں 3 مرد رہ گئے تھے، رجب علی، اعظم اور محبوب۔ کوئی عورت نہیں تھی، گھر سنبھالنے کے لیے عورت لازمی ہوتی ہے۔ بہرحال گھر میں پھر ایک بہو آ گئی۔ محبوب 25 برس کا کڑیل جوان ہو گیا تھا، ایسا قداور، ایسا خوبرو، ایسا چوڑا سینہ اور بھرے بھرے بازو اور مضبوط پنجے تھے کہ کیا مرد اور کیا عورت۔ عورتیں تو دیکھتی کی دیکھتی رہ جاتی تھیں، کیونکہ وہ چھوٹے بچوں سے دوستی کرتا تھا
औरतों की तरफ नज़र उठाकर देखता भी नहीं था। अब उसने उम्र के साथ साथ नए मशगले अपना लिए थे। रजब अली ने इसे एक छोटा सा प्रोजेक्टर लाकर दिया था। वो अपने बंद कमरे में कभी कार्टून फिल्में देखता था और कभी ऐसी ही परियों के देश वाली फिल्में देखकर खुश होता था। फिर इसने पूछा, ये फिल्में कैसे तैयार होती हैं? रजब अली ने इसे एक छोटा सा मूवी कैमरा लाकर दिया। इसके साथ इधर उधर की तस्वीरें उतारी, इसे प्रोजेक्टर में चलाकर दिखाया तो वो बहुत खुश हुआ। इसके बाद वो कैमरा लेकर जगह जगह घूमने लगा। जहाँ उसका दिल चाहता था वहाँ के नज़ारों को मुतहर्रिक फिल्मों में रिकॉर्ड कर लेता था। फिर इनकी डेवलपिंग और प्रिंटिंग के बाद अपने प्रोजेक्टर के ज़रिए देखता था और खुश होता था। वो चूँकि बच्चों से ज़्यादा दिलचस्पी लेता था, इसलिए जहाँ भी बच्चे नज़र आते थे दोस्ती कर लेता था। इनकी तस्वीरें उतारता था, फिर इन्हें अपने घर में बुलाकर इन्हें प्रोजेक्टर के ज़रिए वो तस्वीरें दिखाता था। इस तरह इसके दोस्तों का हल्का बढ़ता जा रहा था और इस हल्के में सिर्फ बच्चे ही बच्चे थे। एक रोज़ शाम के वक्त वो इशारे से कैमरा लटकाए एक मकान के करीब से गुजर रहा था। तब एक छोटी सी लड़की ने इसे आवाज़ दी, ए कैमरे वाले, इधर देखो। इसने इधर देखा। एक 7-8 बरस की लड़की गुड़िया जैसी फराक पहने एक लोहे की रेलिंग के पास खड़ी हुई थी। उसने कहा, देखो, इस रेलिंग में ये दायरे बने हुए हैं। मैं इन दायरों में पाँव रखते हुए इस रेलिंग से उधर जा सकती हूँ। ये कमाल दिखाऊंगी, तो क्या तुम मेरी तस्वीर उतारोगे? महबूब ने खुश होकर कहा, हाँ ज़रूर उतारूंगा। चलो तुम यहाँ से वहाँ तक चलकर दिखाओ। वो लड़की रेलिंग पर चढ़ गई। फिर इस रेलिंग में बने हुए दायरों के अंदर एक एक पाँव संभल संभल कर रखने लगी और इस रेलिंग के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने लगी। महबूब कैमरा अपनी आंख से लगाए इसे ऑन किए इसकी मुतहर्रिक फिल्म तैयार कर रहा था। रेलिंग के दूसरे सिरे पर बरामदा था। बरामदे के बाद कमरे का एक दरवाज़ा खुला हुआ था। वो लड़की अंदर पहुंचते ही दौड़ते हुए कमरे के दरवाजे से अंदर गई, फिर नज़र नहीं आई। महबूब ने कैमरे को ऑफ करके उधर देखा, फिर उसे आवाज़ दी, ए तुम कहाँ हो? उसे जवाब नहीं मिला। वो रेलिंग के साथ साथ चलता हुआ बरामदे में पहुंचा। फिर उसने आवाज़ दी, इसे जवाब नहीं मिला। वो दरवाजे पे पहुंचकर अंदर झांकने लगा। वो कमरा बड़ी खूबसूरती से सजा हुआ था। एक आरामदाह बिस्तर पर एक बहुत ही खूबसूरत नौजवान औरत लेटी हुई थी। वो लड़की कहाँ गई है? वो आ जाएगी, तुम यहाँ आकर बैठो। मैं नहीं बैठूँगा, मुझे बताओ मेरी दोस्त कहाँ गई है? वो औरत उठकर बैठ गई, फिर मुस्कुराते हुए बोली, मैं भी तुम्हारी दोस्त हूँ, मुझे देखो, मैं बिल्कुल नन्ही सी बच्ची हूँ। महबूब ने हंसते हुए इसकी तरफ हाथ उठाकर कहा, तुम बच्ची हो? नहीं नहीं, तुम तो इतनी बड़ी औरत हो और तुम भी तो इतने बड़े मर्द हो, फिर बच्चों जैसी हरकतें क्यों करते हो? बच्चों से दोस्ती क्यों करते हो? मैं तो बच्चा हूँ। मैं भी बच्ची हूँ। आईने में देखो, जिस तरह तुम इतने लंबे चौड़े हो और बच्चे हो, इसी तरह मैं भी ऊंची पूरी औरत हूँ, मगर तुम्हारी तरह बच्ची हूँ। इसने खुश होकर पूछा, क्या सच कह रही हो? और नहीं तो क्या, अच्छी बच्चियाँ झूठ नहीं बोलती और मैं बहुत अच्छी बच्ची हूँ, कभी झूठ नहीं बोलती। तुम मुझे अच्छे लगते हो, इसलिए दोस्ती करना चाहती हूँ। अच्छा, अब हम दोस्त बन जाएंगे, मगर वो रेलिंग पर चलने वाली लड़की कहाँ है? मैंने इसे दूसरे दरवाजे से भगा दिया है। वो लालची लड़की थी। इसे टॉफियों का लालच देकर इसके ज़रिए तुम्हें मैंने अपने पास बुलाया, क्योंकि तुम मुझे बुरी औरत समझकर मेरी तरफ देखते नहीं थे। अब देखूंगा। तुम बहुत अच्छी लगती हो। तुम्हारे चाचा जी, भाईजान और भाभी कहाँ हैं? इस औरत ने हैरानी से पूछा, ये मेरे चाचा जी, भाईजान और भाभी कहाँ से आ गए? तुम्हें पूछना चाहिए था कि मेरे माँ बाप कहाँ हैं? कहाँ हैं? सब मर गए। मैं यहाँ अकेली रहती हूँ। अकेली? दिन भर, रात भर रहती हो? हाँ, और तो मैं दूर दूर से देखती रहती हूँ। तुम्हारे मुतालिक मालूमात हासिल करती रही। तुम्हारे घर के एक नौकर ने बताया कि तुम मेरी तरह बिल्कुल एक बच्चे हो, इसलिए मैं खुश हो गई और अभी तुमसे मैंने दोस्ती कर ली। अब हम दोस्त हैं ना? वो दोस्ती पर आमादा हो गया। इसके बाद रोज़ सुबह और शाम इसके पास जाने लगा। वो इतनी चालाक थी
کہ اسے اپنے قابو میں کرنا جانتی تھی، اپنی ذات میں دلچسپی پیدا کرانے کے گر جانتی تھی۔ اس کے ساتھ بچوں جیسا کھیل کھیلتی تھی اور ہر کھیل اتنا دلچسپ ہوتا تھا کہ وہ دوسرے بچوں کو بھی بھول جاتا تھا۔ رات کو جب وہ بستر پر سوتا تو اسے نجو یاد آتی رہتی۔ اس کا نام نجمہ تھا۔ وہ ایک لیڈی ڈاکٹر تھی۔ اس عمر رسیدہ بچے کے لیے ایسے نسخے لکھ رہی تھی کہ وہ اسی کا بیمار بن کر رہ گیا تھا۔ پہلے جتنے بچے دوست تھے اب ان کے ساتھ کھیلنے کو جی نہیں چاہتا تھا۔ صبح ہوتے ہی اس کے پاس پہنچ جاتا تھا۔ جب وہ ڈیوٹی پر جاتی تو یہ واپس آ جاتا، شام کو پھر اس کے گھر پہنچ جاتا۔ رجب علی، اعظم اور اس کی بیوی دیکھ رہے تھے اور سمجھ رہے تھے کہ اس میں تبدیلی آ رہی ہے، اور وہ صبح و شام کہیں پابندی سے جایا کرتا ہے اور رات کو بہت دیر سے واپس آتا ہے۔ اعظم نے اس کا تعاقب کیا اور لیڈی ڈاکٹر نجمہ کے مکان تک پہنچ گیا۔ محبوب اس روز رات کے 10 بجے واپس آیا تو ڈرائنگ روم میں رجب علی اور اعظم بیٹھے ہوئے تھے۔ اعظم نے اس سے پوچھا، تم اس لیڈی ڈاکٹر کے پاس کیوں جاتے ہو؟ میں کسی ڈاکٹر کو نہیں جانتا، میں تو نجو کے پاس جاتا ہوں۔ اچھا، تو تم لیڈی ڈاکٹر نجمہ کو نجو کہتے ہو، اس سے اتنے فری ہو؟ بات کیا ہے؟ وہ مجھے اچھی لگتی ہے، رجب علی نے کہا۔ بیٹے، کسی پرائی عورت کے بارے میں ایسے کہنا نہیں چاہیے۔ تمہیں کیا حق پہنچتا ہے کہ کسی کو پسند کرو اور اچھا کہو؟ چاچا جی، وہ عورت نہیں ہے، وہ میری طرح ایک بچی ہے۔ اعظم نے پوچھا، کیا نجو نے تم سے کہا ہے کہ وہ بچی ہے؟ ہاں، اسی نے تو مجھے بتایا ہے۔ میرے ساتھ وہ کھیلتی ہے، مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ وہ تمہیں اور کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے کہ ہم شادی کریں گے، میں دولہا بنوں گا، وہ میری دلہن بنے گی، بڑا مزہ آئے گا، خوب باجے بجیں گے۔ رجب علی اور اعظم ایک دم سے اچھل کر کھڑے ہو گئے۔ خطرے کی گھنٹی بجنے لگی تھی۔ انہوں نے ایک دوسرے کو معنی خیز نظروں سے دیکھا۔ پھر رجب علی نے کہا، ٹھیک ہے بیٹے، تم جاؤ، روٹی کھانے کے بعد آرام سے سو جاؤ۔ وہ ڈرائنگ روم سے چلا گیا۔ اعظم نے مٹھیاں بھیج کر غصے سے کہا، وہ لیڈی ڈاکٹر اسے آدمی بنا رہی ہے، اپنے قابو میں کر رہی ہے، اب یہ بھی اس سے شادی کے خواب دیکھ رہا ہے۔ اگر اس نے شادی کے لیے ضد کی تو مصیبت آ جائے گی۔ ڈیڈی، آپ کو اپنی بیٹی پر اعتماد نہیں تھا، مجھے اپنی بہن پر بھروسہ نہیں تھا۔ ہم سوچتے تھے کہ وہ اس نالائق سے شادی کر کے اسے آدمی بنا دے گی اور ہمارے خلاف محاذ قائم کر لے گی، ہمیں گھر سے نکال دے گی۔ اب ایک پرائی عورت اس گھر کی بہو بن کر آئے گی تو ہمارا کیا انجام ہوگا؟ رجب علی نے تھکے ہوئے انداز میں صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا، بہت برا انجام ہوگا۔ اس آندھی کو ہمارے گھر کی طرف بڑھنے سے پہلے ہی روک دینا چاہیے۔ اسے روکنے سے کیا ہوتا ہے؟ اصل تو محبوب کو روکنا ہوگا۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ کتنا ضدی ہے۔ وہ لیڈی ڈاکٹر اس سے دور بھاگے گی تو اس کے پیچھے بھاگے گا۔ پھر کیا کیا جائے؟ اعظم نے تھوڑی دیر تک سوچنے کے بعد کہا، ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب اسے ایک پسندیدہ کھلونا اس کا ٹوٹ جاتا ہے اور کھیلنے کے قابل نہیں رہتا تو وہ صبر کر لیتا ہے اور کسی دوسرے کھلونے سے بہل جاتا ہے۔ کبھی وہ شبانہ کو بھی پہنچ جاتا تھا، جب وہ گم ہو گئی تو اس نے صبر کر لیا۔ اسی طرح لیڈی ڈاکٹر اس کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے گم ہو جائے تو ہم پھر اسے بچہ بنا کر رکھ سکتے ہیں۔ رجب علی نے ایک گہری سانس لے کر سوچا، بچہ بنائے رکھنا اب بہت مشکل ہے، اسے جوانی کی ہوا لگ گئی ہے، دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ دوسرے دن محبوب مووی کیمرہ شانے سے لٹکائے لیڈی ڈاکٹر نجمہ کے پاس پہنچا۔ نجمہ نے اسپتال سے چھٹی لی تھی۔ پہلے سے پروگرام طے تھا کہ وہ پکنک منانے کے لیے کہیں دور جائیں گے۔ نجمہ نے اسے دیکھ کر کہا، یہ بہت بری بات ہے کہ تمہارے پاس ایئر کنڈیشن کار ہے اور تم پیدل چلتے ہو، خود ڈرائیو نہیں کر سکتے؟ چاچا جی کہتے ہیں مجھے کار ڈرائیو نہیں کرنا چاہیے، میں ابھی بچہ ہوں۔ میں تمہیں کتنی بار سمجھا چکی ہوں کہ اب ہم دونوں بچے نہیں رہے، اب ہم بڑے ہو گئے ہیں۔ واہ، بچے کیسے نہیں رہے؟ روز جو ہم بچوں کی طرح کھیلتے ہیں وہ۔ اب میں تمہیں کیسے سمجھاؤں؟ جیسے بڑے لوگ کرکٹ کھیلتے ہیں، ہاکی کھیلتے ہیں، کبڈی کھیلتے ہیں، کشتی لڑتے ہیں، اسی طرح اب ہم بڑے لوگوں کا کھیل کھیلتے ہیں۔
وہ خوش ہو کر بولا، آہا کتنا اچھا لگتا ہے، چلو پھر کھیلیں۔ اس نے انکار کیا، ابھی ہم پکنک کے لیے جا رہے ہیں، بعد میں جائیں گے۔ نہیں، دیکھو کھیل صرف انڈور نہیں ہوتا، آؤٹ ڈور بھی ہوتا ہے، وہاں ہم خوب کھیلیں گے، چلو۔ وہ پکنک کا سامان اٹھا کر ایک بس اسٹاپ پر آئے، وہاں سے ایک بس میں سوار ہوئے۔ شہر سے دور ہائی وے پر 20 میل کا فاصلہ طے کرنے کے بعد وہ ایک جگہ رک گئے۔ وہاں چاروں طرف ہریالی تھی، اونچے گھنے درخت تھے، ذرا فاصلے پر ایک صاف و شفاف دریا بہہ رہا تھا، اونچی نیچی پہاڑیاں بھی تھیں، بہت اچھا منظر تھا، فوٹوگرافی اور پکنک کے لیے بہت ہی موزوں تھا۔ محبوب نے کیمرہ سنبھال لیا، نجمہ کھانے کا باسکٹ اٹھائے آگے آگے جا رہی تھی، بڑی غضب کی چال تھی۔ ان خوش رنگ مناظر میں وہ اپنی چال اور اپنی شخصیت سے اور زیادہ متاثر کر رہی تھی۔ وہ مختلف زاویوں سے اس کی تصویریں اتارتا جا رہا تھا۔ دور دور پر کچھ عورتوں اور مردوں کی ٹولیاں نظر آ رہی تھیں، سبھی پکنک اور تفریح کی غرض سے وہاں آیا کرتے تھے۔ وہ دوسروں سے کتراتے ہوئے ایک ٹیلے کے پیچھے آ گئے، وہ جگہ جو ان بچوں کے لیے کھیلنے کودنے کے لیے مناسب تھی۔ نجمہ نے ایک جگہ زمین پر چادر بچھا دی، کھانے کی ٹوکری ایک طرف رکھ دی۔ محبوب ٹیلے کی طرف آیا، پھر وہاں ایک اونچے سے پتھر پر کیمرے کو رکھ کر اس جگہ کی فریمنگ کرنے لگا جہاں چادر بچھائی گئی تھی، اور نجمہ وہاں بیٹھی کھانے پینے کا سامان نکال رہی تھی۔ کیمرے میں اس جگہ کو فریم کرنے کے بعد اس نے کہا، نجو، میں کیمرہ آن کر کے تمہارے پاس آ رہا ہوں۔ وہ اس کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگی۔ کیمرہ پتھر پر ایسی جگہ رکھا ہوا تھا کہ صاف طور سے نظر نہیں آتا تھا، لیکن وہ کیمرے کی آنکھ سے دیکھی جا سکتی تھی۔ محبوب نے کیمرے کو آن کیا، پھر تیزی سے چلتا ہوا اس کے پاس آ گیا۔ وہ چادر پر کبھی بیٹھنے لگے، کبھی لیٹنے لگے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو چھیڑ رہے تھے، ہنس رہے تھے، بول رہے تھے۔ پھر نجمہ نے چونک کر کہا، آخر وہ کیمرہ کب تک آن رہے گا؟ شاید اس کی فلم رن آؤٹ ہو گئی ہے۔ محبوب نے کہا، مجھے اچھی طرح معلوم ہے، ابھی یہ فلم چلتی رہے گی، آدھے گھنٹے تک کیمرہ آن رہے گا۔ تو پھر کیمرے کی پوزیشن بدل دو، دوسری طرف سے فوٹوگرافی کرو، ایک ہی زاویے سے اچھا نہیں لگتا۔ وہ دونوں سرگوشی کے انداز میں ایک دوسرے کے بہت قریب ہو کر باتیں کر رہے تھے۔ کوئی تیسرا ان کی گفتگو سننے کے باوجود دور کھڑا رہ کر سمجھ نہیں سکتا تھا، اور وہاں جو ٹیلے کے پاس کھڑا ہوا تھا اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ جنہیں وہ دیکھ رہا ہے وہ کیمرے کی زد میں ہیں اور کیمرہ کہیں رکھا ہوا آن ہے۔ جب محبوب نجمہ کے پاس سے اٹھ کر کیمرے کی طرف جانے لگا تو اسے ٹیلے کی طرف سے گھوم کر جانا پڑا، کیونکہ دوسری طرف ایک گہرا گڑھا تھا۔ جب وہ ٹیلے کے قریب پہنچا تو اچانک ہی اس کے سر پر قیامت ٹوٹ گئی۔ کسی نے بڑی شدید ضرب لگائی تھی، اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کو تھام کر زمین پر بیٹھتا چلا گیا۔ وہ ہوش میں تھا لیکن سر چکرا رہا تھا۔ اس نے دوڑتے ہوئے قدموں کی آواز سنی، وہ آواز اسے بہت دور جا رہی تھی۔ پھر تھوڑی دیر بعد اسے نجمہ کی چیخ سنائی دی۔ اس نے اپنی تکلیف کو برداشت کرتے ہوئے دونوں ہاتھ پاؤں سے زمین پر رینگتے ہوئے دوسری طرف گھوم کر دیکھا، کوئی نجمہ پر چھایا ہوا تھا۔ اس کے بعد وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور وہاں سے بھاگنے لگا۔ اس کے منہ پر اور سر پر کپڑا بندھا ہوا تھا، اس لیے وہ بھاگنے والے کو پہچان نہ سکا۔ زمین پر دونوں ہاتھ پاؤں سے رینگتا ہوا بڑی مشکل سے نجمہ کے قریب پہنچا تو اس کے سینے میں ایک خنجر دستے تک پیوست نظر آیا۔ وہ چاروں شانے چت پڑی ہوئی تھی اور آہستہ آہستہ سنبھل سنبھل کر سانس لے رہی تھی۔ اس نے کنکھیوں سے محبوب کی طرف دیکھا۔ محبوب نے قریب آ کر خنجر کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ وہ جلدی سے بولی، نہیں، اسے ہاتھ نہ لگاؤ، اسے میرے جسم سے باہر نہ نکالو، یہ جب تک میرے سینے میں اٹکا ہوا ہے، میرا دم بھی اٹکا ہوا ہے، ورنہ اس کے ساتھ میری سانس بھی اکھڑ جائے گی۔ محبوب نے خنجر کو پریشان ہو کر دیکھا، پھر کہا، تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ میں کوئی بچہ نہیں ہوں۔ میں نے سنا ہے کہ چاقو بدن میں چبھ جائے اور کسی کو چاقو مار دیا جائے تو وہ مر جاتا ہے۔ کسی نے تمہارے سینے میں چاقو گھونپ دیا ہے، تم مر رہی ہو۔ میں اس چاقو کو نکال لوں گا، تمہیں جلدی سے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں گا۔
ये कहते हुए इसने फिर चाकू की तरफ हाथ बढ़ाया। वो लरजती हुई आवाज़ में बोली, ठहरो ठहरो महबूब, क्या तुम मुझे फ़ौरन ही मार डालना चाहते हो? क्या मुझे जिंदा नहीं रखोगे? बस चंद लम्हों की बात है, चाकू ना निकालो, मुझे अपनी मोहब्बत के साए में रखो, मुझे अपने बाजुओं में छुपा लो। मैं तुम्हें अपने बाजुओं में छुपाकर डॉक्टर के पास ले जाऊंगा, मगर तुम मुझसे ज़्यादा बच्ची हो। जो बात मैं अच्छी तरह समझता हूँ तुम नहीं समझती हो। मैं अभी ये चाकू निकाल कर तुम्हें। ये कहते कहते उसने चाकू के दस्ते को पकड़कर एक झटके से ऊपर खींच लिया। इसके साथ ही सीने से खून का फव्वारा बुलंद हुआ। नजमा ने एक गहरी सांस ली, आखिरी हिचकी आई, फिर उसका सर एक तरफ ढलक गया। महबूब ने इसे बाजुओं में छुपा लिया, इसे आवाज़ें देने लगा, इसे प्यार करने लगा, मगर अब वो इसकी मोहब्बत से बहुत दूर जा चुकी थी। फिर इसने इसे झंझोड़ा, तब पता चला कि इसकी नजमा इसकी भाभी की तरह मर गई है। तब इसके दिमाग में नजमा की बात गूंजने लगी, क्या तुम चाकू मेरे सीने से निकाल कर मुझे फ़ौरन मार डालना चाहते हो? चाकू ना निकालो, मुझसे मोहब्बत करो, जब तक चाकू अटका रहेगा मैं ज़िंदा रहूँगी। ये बातें इसके दिमाग में गूंज रही थीं। वो अपने आप को मुजरिम समझ रहा था, जैसे इसी ने चाकू निकाल कर इसे हलाक कर दिया हो। कोई चाकू घोंप कर मारता है, कोई चाकू को बदन से कांटे की तरह निकाल कर मार डालता है, और इसने अपनी नज्जों को मार डाला था। दौड़ते हुए कदमों की आवाज़ें सुनाई देने लगीं। यकीनन नज्जों की आखिरी चीख दूर तक गई होगी। अलग अलग टोलियां बनाकर तफरीह करने वालों ने वो चीख सुनी होगी, इसलिए वो दौड़ते हुए उधर आ रहे थे। इधर महबूब ने खंजर को अपनी मुट्ठी में जकड़कर कहा, मैं बहुत बेवकूफ़ हूँ, मैं बच्चा हूँ, मैंने अपनी नज्जों को अपने हाथों से मार डाला है, मैं भी जिंदा नहीं रहूँगा। शायद वो इस खंजर को अपने सीने में उतार लेता। इसी वक्त पीछे से आकर कुछ लोगों ने इसे पकड़ लिया। आसपास कितनी ही आवाज़ें सुनाई देने लगीं, ये कातिल है, ये रंगे हाथों पकड़ा गया है, इसे थाने ले चलो। किसी ने इसका चाकू लेकर रुमाल में लपेट लिया ताकि चाकू के दस्ते पर इसकी उंगलियों के निशानात महफूज रहें। एक ने कहा, लाश से दूर रहो, कोई इसे हाथ न लगाए, पुलिस वाले इससे कातिल के खिलाफ और भी सबूत हासिल कर सकते हैं। दो आदमियों ने महबूब के दोनों हाथों को रस्सी से पुष्ट पर बांध दिया था। एक औरत ने गुस्से से पूछा, तुम्हें एक कमज़ोर औरत के सीने में खंजर घोंपते हुए शर्म नहीं आई? महबूब ने कहा, मैंने इसे खंजर घोंप कर नहीं, बल्कि इसके सीने से खंजर निकाल कर मार डाला है, मैं इसका कातिल हूँ। एक आदमी ने हैरानी से पूछा, क्या तुम क्या बक रहे हो? हमें बेवकूफ़ समझते हो? क्या खंजर निकालने से कोई मरता है या खंजर घोंपने से? महबूब ने सीना तान कर कहा, खंजर निकालने से मरता है, मैंने अभी इसे अपने हाथों से मार डाला है। चाय वारदात के करीब वो कैमरा भी नजर आया। एक शख्स ने कहा, ये ऑन है, फिल्म रन आउट हो गई है, शायद इस फिल्म के ज़रिए भी कातिल के खिलाफ कोई सबूत मिल सके। वो थाने पहुंच गया। थाने में भी उसने यही कहा, मैं नहीं जानता कि मेरी नजमा के सीने में किसने खंजर घोंप दिया, लेकिन वो जिंदा थी, मुझसे बातें कर रही थी, मुझे प्यार करने के लिए कह रही थी। मैं इसका कातिल हूँ, मैंने इसके सीने से खंजर निकाल कर उसे हलाक कर दिया।